morning to all. गुड मॉर्निंग मैम। गुड मॉर्निंग मैम। मेरी आवाज़ आ रही है आप लोगों को? यस मैम। ठीक है। कल हमने जितना पढ़ा था उतना क्लियर है? यस मैम। आज मैं आपको एक पीडीएफ भेजूंगी, ठीक है, जिसमें अराउंड 64 या 5 क्वेश्चंस होंगे, ठीक है। वो फुल सिलेबस से क्वेश्चंस होंगे, ठीक है। तो आपने उसको अटेम्प्ट करना है, ठीक है। इसके साथ ही मैं आपको जो दूसरे पीडीएफ है, ठीक है, वो भी सेंड कर दूंगी आज, क्लियर है। तो मैं डेली आपको 65 क्वेश्चंस की पीडीएफ, 64 60 इतने क्वेश्चंस की पीडीएफ भेजा करूंगी जितने हमारे सब्जेक्ट की वेटेज रहती है, क्लियर है। दिस इज ऑल्सो अ गुड वे मैम। हाँ जी, बोलिए। ये ठीक है मैम, ठीक है। ठीक है, तो वो आपको पूरे वो फुल सिलेबस से होंगे, ठीक है। जो हम टॉपिक पढ़ रहे हैं वो साथ साथ में चलेगा, बट जो फुल सिलेबस से है वो आपके साथ चलती रहेगी सीरीज, क्लियर है। देखो, आपको यहाँ तक मैंने समझा दिया था, आई होप सबको क्लियर हुआ होगा। तो देखो यहाँ पे आपके पास मैं थोड़ा सा आपको बता देती हूँ कि अगर एक तो हमने पढ़ा था कि जो एम्पुलर रीजन होता है, ठीक है, एम्पुलर रीजन में क्या होती है, फर्टिलाइजेशन होती है, ठीक है। जो फैलोपियन ट्यूब का एम्पुलर रीजन है वहां पे क्या होती है, फर्टिलाइजेशन होती है, ठीक है। कहाँ पे, ओविडक्ट में, ठीक है। ये फैलोपियन ट्यूब का जो एम्पुलर रीजन है वहां पे फर्टिलाइजेशन होती है, ठीक है। अब जब फर्टिलाइजेशन हो गई, ठीक है, तो जो आपके पास फर्टिलाइजेशन है उसके बाद जो फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमेट हो गया, तो उससे क्या बनता है आपके पास, जाइगोट, ठीक है। फर्टिलाइजेशन क्या है, फ्यूजन मेल एंड फीमेल गैमेट, जिसको हम क्या बोल देंगे, जाइगोट बोल देंगे, ठीक है। और जाइगोट क्या है आपके पास, एक टोटीपोटेंट सेल है, ठीक है, टोटीपोटेंट सेल, ठीक है। आपने एक चीज याद रखनी है कि हमारी जो बॉडी है, ठीक है, उसमें जाइगोट ही क्या है, एक ऐसी टोटियोपोटेंट सेल है, ऐसी सेल है जिसमें कैसी कैपेसिटी है कि ये क्या कर सकती है आपके पास, एक सिंगल सेल क्या कर सकती है, पूरे ऑर्गेनिज्म को, होल ऑर्गेनिज्म को प्रोड्यूस कर सकती है। जबकि अगर मैं प्लांट सेल की बात करूं तो जो प्लांट सेल की हर जो सेल है, ठीक है, प्लांट सेल की हर जो मेरिस्टेमेटिक सेल है, मेरिस्टेमेटिक सेल है, उसमें वो सारी सेल्स कैसी होती है, टोटियोपोटेंट होती है, ठीक है। बट हमारी बॉडी में बाकी सेल्स, हमारे पास डिवाइडिंग कैपेसिटी होती है सेल्स में, उनको हम बोल देते हैं स्टेम सेल, ठीक है। बट जाइगोट ही आपके पास ऐसी सेल है जो टोटियोपोटेंट है, ठीक है। अब जाइगोट आपको पता है, जाइगोट में क्या स्टार्ट होगी, क्लीवेज, ठीक है। यहाँ पे बना दिया मैंने, ये मेरे पास मान लो जाइगोट है, ठीक है। पहले क्या था, ये सिंगल सेल था, ठीक है। फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमेट हो गया यहाँ पे, ठीक है। अब जो जाइगोट है उसमें क्या स्टार्ट होगी, क्लीवेज स्टार्ट होगी, ठीक है। और क्लीवेज के बाद आपके पास क्या बनेगा, वन सेल से टू सेल स्टेज, टू से फोर सेल स्टेज, ऐसे है ना, ठीक है। तो मैं सिंपल, वन से टू, टू से फोर, ठीक है, फोर से एट सेल स्टेज, ठीक है। और उसके बाद एक चीज 16 टू 32 सेल स्टेज बनेगी, और उस 16 टू 32 सेल स्टेज को हम क्या बोल देते हैं, मोरुला, ठीक है। जो मलबरी की तरह आपको नजर आता है, ठीक है। जो मलबरी का स्ट्रक्चर होता है उसमें क्या होता है आपके पास, ऐसे ऐसे स्ट्रक्चर होते हैं, ठीक है। तो वैसे ही हमें नजर आएगा, ठीक है। तो उस स्टेज को 16 टू 32 सेल स्टेज को हम क्या बोल देते हैं, मोरुला बोल देते हैं, ठीक है। और मोरुला क्या है, मास ऑफ अनडिफरेंशिएटेड टिश्यू, मास ऑफ अनडिफरेंशिएटेड टिश्यू, ठीक है। अब ये जो हमारे पास मास ऑफ अनडिफरेंशिएटेड टिश्यू है, जिसको हमने मोरुला बोला, ठीक है। अब ये फर्दर क्या करेगा, डिवाइड करेगा, ठीक है। मतलब फर्दर भी क्या होगी, इसमें फर्दर क्लीवेज होगी, ठीक है। और उसके बाद जो आपके पास मोरुला है, ठीक है, उसमें क्या हो जाएगा, जो सेल्स हैं वो ऐसे डिवाइड हो जाएंगे, ठीक है। एक आउटर लेयर बना लेंगे, ठीक है, और एक इनर, ठीक है। तो जो इनर होता है उसको हम बोलते हैं इनर सेल मास, इनर सेल मास, इसको हम बोल देते हैं आईसीएम शॉर्ट में, ठीक है। और जो बाहर की जो लेयर होती है उसको क्या बोलते हैं, उसको हम बोलते हैं
ट्रोफोब्लास्ट, ट्रोफोब्लास्ट। ठीक है, अब आपने याद रखना है जो आपके पास इनर सेल मास है, वो आपके पास जो इनर सेल मास है वो कैसी है, प्लूरिपोटेंट स्टेम सेल है। ठीक है, प्लूरिपोटेंट स्टेम सेल है। अब इसका मतलब क्या हुआ कि जो मेरा इनर सेल मास है वो क्या है, प्लूरिपोटेंट स्टेम सेल है। इसका मतलब ये हुआ कि ये जो मेरे पास इनर सेल मास है वो आगे चल के क्या बनाएगा, ये मेरे पास एम्ब्रियो बनाएगा। ठीक है, तो एम्ब्रियो की स्टेम सेल्स क्या होती हैं, जो एक सेल मल्टीपल सेल्स बना देती हैं आगे। ठीक है, डिवाइडिंग कैपेसिटी होती है और क्या करती हैं वो ऑर्गेनिज्म डिफरेंट डिफरेंट ऑर्गन बनाती है। ठीक है, अब जो एम्ब्रियो है, ठीक है, उसमें जो जर्म लेयर होती है वो कहाँ से बनती है, वो बनती है इनर सेल मास से। तो आपने याद रखना है इनर सेल मास से क्या डेवलप होगा, एम्ब्रियो डेवलप होगा। और जो ट्रोफोब्लास्ट है, जो आउटर लेयर है, उससे क्या डेवलप होता है, आगे चल के प्लेसेंटा जो फॉर्म होता है वो किससे होता है, ट्रोफोब्लास्ट से। ठीक है, तो प्लेसेंटा की फॉर्मेशन कहाँ होती है, ट्रोफोब्लास्ट से होती है। और जो इनर सेल मास है वो किस में चेंज हो जाएगा, एम्ब्रियो में चेंज हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद प्लास्टोला के बाद अब ये जो बीच में कैविटी बनती है, ठीक है, ये जो आपको कैविटी दिख रही है इसको हम बोलते हैं ब्लास्टोसिस्ट। ब्लास्टोसिस्ट। ठीक है, और इसमें क्या होता है, फ्लूइड होता है जिसको हम बोलेंगे ब्लास्टोसिस्ट। अब बेसिकली आपके पास मोरुला, मोरुला से ब्लास्टुला। ठीक है, और ब्लास्टुला में ये आपके पास हर जो यूनिट है इसको हम बोलते हैं ब्लास्टोमियर। हर जो सेल है इसको हम बोलेंगे ब्लास्टोमियर। ठीक है, और ब्लास्टोमियर आपके पास डिवाइडेड होगा टू लेयर्स में। एक क्या बना देगा, इनर सेल मास बना देगा, एक आउटर लेयर बना देगा। जो आउटर लेयर बनाएगा उसको बोलेंगे ट्रोफोब्लास्ट। ट्रोफोब्लास्ट आगे चल के आपके पास प्लेसेंटा की फॉर्मेशन करेगा और इनर सेल मास किस में डिफरेंशिएट हो जाएगा, एम्ब्रियो में डिफरेंशिएट हो जाएगा। अब ये किस ब्लास्टुला मैम 32 सेल ही रहेगा बट डिफरेंशिएटेड होएगा। आपके पास मोरुला है, 32 सेल स्टेज है। उसके बाद क्लीवेज के बाद इसमें और मल्टीपल सेल्स हो जाएंगी फिर। ठीक है, इससे ज्यादा नंबर ऑफ सेल्स हो जाएंगे। ठीक है, फिर ये आपके पास सेल डिफरेंशिएट हो जाएंगे, अलग अलग लेयर बना देंगी। ठीक है, उसके बाद आपके पास अब इसके बाद कुछ नहीं होगा, कोई क्लीवेज नहीं होगी। ये किस में चेंज होगा, गैस्ट्रूला में चेंज हो जाएगा। ठीक है, अब जो गैस्ट्रूला है उसमें बनेगी 3 जर्म लेयर। ठीक है, तो यहाँ पे बनेंगी 3 जर्म लेयर। ठीक है, किस में बन रही है, जो एम्ब्रियो है। ठीक है, उसी में आपके पास जो इनर सेल मास है उससे क्या बनेंगे, 3 जर्म लेयर बनेंगी। ठीक है, 3 जर्म लेयर कौन सी होगी, एक्टोडर्म, ये आपको पता ही है, एक्टोडर्म, मेसोडर्म और एंडोडर्म। बेसिकली ऐसे होता है ये। ठीक है, मैं अगर थोड़ा सा आपको एक्सप्लेन करूं तो आपके पास ऐसे होता है ये, जो आपके पास ये था ट्रोफोप्लास्ट। ठीक है, अब देखो ये जो ट्रोफोप्लास्ट है ना, ये वाली स्टेज, ठीक है, जो ट्रोफोप्लास्ट है वो उसमें क्या हो जाएगा, अगर मेरे पास यहाँ पे मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन करती हूँ आपको। ये मान लो मेरे पास यूट्रस है, तो यहाँ पे आपके पास क्या होगा, जो यूट्रस की मान लो यूट्रस की लाइनिंग है। ठीक है, तो ये जो यूट्रस की लाइनिंग है, ठीक है, अब यहाँ पे आपके पास क्या है, आपके पास ब्लास्टुला है। ठीक है, ऐसे, तो ये जो आपके पास इसमें ऐसे एम्बेडेड हो जाएगा यूट्रस में। ठीक है, इनर सेल मास यूट्रस के अंदर एम्बेडेड हो जाएगा पूरा, और जो ट्रोफोब्लास्ट है उसके बाहर होगा। ठीक है, यही ट्रोफोब्लास्ट से आगे से क्या बन जाएंगे, ऐसे क्रॉनिक विलाई बन जाएंगी। ठीक है, और ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा, बाद में प्लेसेंटा में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होती है, इम्प्लांटेशन। तो यूट्रस में इम्प्लांटेशन होगी कौन से स्टेज पे, ब्लास्टुला के स्टेज पे। ठीक है, ब्लास्टोसिस्ट इम्प्लांट करेगा। ठीक है, इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, इम्प्लांटेशन। अब इम्प्लांटेशन हो गई, उसके बाद क्या होगा, जो आपके पास इनर सेल मास है, ठीक है, अब आपके पास कॉन्टिन्यूटी में ग्रोथ होती रहेगी। जो आपके पास ट्रोफोब्लास्ट है वो प्लेसेंटा में चेंज हो जाएगा, और जो इनर सेल मास है वो आगे क्या बनाएगा, डिफरेंट जर्म लेयर बनाएगा। ठीक है, और ये जो डिफरेंट जर्म लेयर है वो आगे चल के क्या करेंगे, आपके पास ऑर्गेनिज्म को डेवलप करेंगे। ठीक है, इतना समझ आएगा। ठीक है, तो यहाँ पे बेसिकली क्या हो रहा है, 3 जर्म लेयर बन रही है। ठीक है, साथ में एक कैविटी बनेगी। मैंने आपको बोला जो गैस्ट्रुला है। ठीक है, गैस्ट्रुला में 2 चीजें होती हैं।
एक 3 जर्म लेयर फॉर्मेशन होगी, ठीक है। और सेकंड क्या होगा, कैविटी बनेगी और उस कैविटी को हम क्या बोलते हैं, आर्किन्ट्रॉन कैविटी। आर्किन्ट्रॉन कैविटी। और ये जो आर्किन्ट्रॉन कैविटी है, ठीक है, उसकी जो ओपनिंग होती है, ठीक है, ओपनिंग ऑफ आर्किन्ट्रॉन कैविटी, उसको हम बोल देते हैं ब्लास्टोपोर। तो आपने इतना सा याद रखना है कि जो आपके पास ओपनिंग होती है, जिसको क्या बोल देते हैं हम, ब्लास्टोपोर बोल देते हैं। इतना याद हो जाएगा आपको, ठीक है। और यहाँ पे क्या होती है, 3 जर्म लेयर होती है, ठीक है। अब जो आपके पास ब्लास्टोपोर है, ठीक है, तो मतलब अगर मैं इसको थोड़ा सा एक्सप्लेन करूँ तो ऐसे आपके पास इनर सेल मास है, ठीक है। अब ये जो मेरे पास इसके अंदर इनर सेल मास है, इसके बाहर ऐसे सेल ऐसे अंदर को हो जाएंगी सेल्स, ठीक है। ये आपके पास ट्रोफोब्लास्ट की, ठीक है, गैस्ट्रोला है तो ऐसे 3 जर्म्स लेयर बनने लग जाएंगी, ठीक है, फर्स्ट सेकंड और अंदर वाली, ठीक है। तो यहाँ पे जो आपके पास ये जो है, इसको हम बोलेंगे आर्किन्ट्रॉन कैविटी, और इसकी जो ओपनिंग है उसको हम क्या बोल देंगे, ब्लास्टोपोर बोल देंगे, ठीक है। अब जो आपके पास आर्किन्ट्रॉन है वो किसकी फॉर्मेशन करता है, वो फॉर्मेशन करता है गट की, ठीक है। जो माउथ पार्ट है, गट है, उसकी फॉर्मेशन कहाँ से होती है, आर्किन्ट्रॉन, ठीक है। तो ये हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम में भी आता है, ठीक है, कि आपके पास जो गट है वो उसकी फॉर्मेशन कहाँ से हुई है, तो वो आर्किन्ट्रॉन से हुई है, ठीक है। और जो ब्लास्टोपोर है, ठीक है, वो हमें क्या रिप्रेजेंट करता है, देखो अगर ब्लास्टोपोर में दो चीजें, एक आपके पास होता है, जो ब्लास्टोपोर होता है वो ड्यूटेरियोस्टोम होता है, ड्यूटेरियोस्टोम, ठीक है, और एक होता है प्रोटोस्टोम। अगर आपके पास जो ब्लास्टोपोर है, ठीक है, वो फर्स्ट किसकी फॉर्मेशन करता है, अगर वो फर्स्ट एनएस की फॉर्मेशन करता है, ठीक है, डाइजेस्टिव ट्रैक में, तो उसको क्या बोल देते हैं हम, उसको हम बोल देते हैं ड्यूटेरियोस्टोम, ठीक है। तो एलिमेंट्री कैनाल कैसी होगी, ड्यूटेरियोस्टोम होगी। अगर वहां पे जो ब्लास्टोपोर है वो फर्स्ट किसकी फॉर्मेशन करता है, फर्स्ट अगर वो माउथ की फॉर्मेशन करता है, ठीक है, तो उसको हम क्या बोल देंगे, प्रोटोस्टोम बोल देंगे, ठीक है। समझ आया इतना? यस मैम, मतलब ये नहीं है कि मतलब पहले एनएसई फॉर्म होता है या माउथ की फॉर्म होता है, नहीं, एंड दीज कंडीशंस आर डिफरेंटली मेंशन्ड। जैसे ड्यूटेरियोस्टोम का अपने एग्जांपल याद रख लेना है, ठीक है। तो यहाँ पे मैं एग्जांपल मेंशन कर देती हूँ। जो आपके पास ह्यूमन एंड अदर वर्टिब्रेट्स है, ठीक है, उनमें आपके पास कौन सी कंडीशन होती है, ड्यूटेरियोस्टोम कंडीशन होती है, ठीक है। जितने भी आपके पास कॉर्डेटा है, ठीक है, पूरे कॉर्डेटा में आपके पास मैक्सिमम कौन सी कंडीशन होगी, ड्यूटेरियोस्टोम कंडीशन होगी, ठीक है। और दूसरा है हमारे पास वो है एग्जाम्पल, ठीक है। एग्जाम्पल बताऊँ मैं प्रोस्टोम कंडीशन के, ठीक है, इसके एग्जाम्पल यहाँ पे लिखती हूँ, ठीक है। तो जैसे आपके पास स्नेल्स हैं, ठीक है, मोलस्क के जो मेंबर है, ठीक है, ऑक्टोपस, मतलब डायरेक्ट मैं क्या लिख सकती हूँ, मोलस्क, ठीक है। जो आपके पास मोलस्क है, ठीक है, उनमें कौन सी कंडीशन होगी, प्रोटोस्टोम कंडीशन होगी, ठीक है। आर्थ्रोपोडा, ठीक है, तो ये आपके कंपेरेटिव एनाटॉमी में भी हेल्प करेगा, ठीक है। आर्थ्रोपोडा में भी कौन सी कंडीशन होगी, आपके पास प्रोटोस्टोम कंडीशन होगी। एनालिडा में आपके पास ये कंडीशन होगी, ठीक है। तो अगर इनके एग्जांपल्स आ रहे हैं आपके पास तो उनमें वो कंडीशन प्रेजेंट होगी। देखो यहाँ पे आपके पास यही बताया हुआ है, फर्टिलाइजेशन कैसे होती है, ठीक है। आपको बेसिकली अगर मैं ओवम का स्ट्रक्चर बताऊं तो आपको ओवम का स्ट्रक्चर आई थिंक पता ही होगा, ठीक है। ओवम के स्ट्रक्चर के बाहर के कौन सी मेम्ब्रेन होती है, ठीक है, इसको बोलते हैं विट्टिलाइन मेम्ब्रेन, और इसके बाहर जो स्पेस होता है उसको हम बोलते हैं प्री विट्टिलाइन स्पेस, ठीक है। और उसके बाहर होती है जोना पेलोसोडा, जो ग्रीन कलर में दिख रही है आपको, ठीक है। ये इधर जोना पेलोसोडा है,
ये आपके पास प्री विटेलाइन स्पेस है, और ये जो मेम्ब्रेन है इसको हम बोल देते हैं विटेलाइन मेम्ब्रेन। ठीक ये है, मैम एक उसमें बताइए जरा, सीरीज में बताइए जरा। देखो हमने एग का स्ट्रक्चर पढ़ा, ठीक है, यस हमने मैम। क्या बोला कि ओवम बन जाता है, ठीक है, एग या ओवम बन जाता है, ठीक है। तो ये जो मेरे पास एग या ओवम है, ठीक है, इसके अंदर क्या है, न्यूक्लियस है, ठीक है। अब देखो यहाँ पे क्या होगा, सिंपल, इसके बाहर की जो लेयर है, इसके बाहर की जो लेयर है इसको हम बोलते हैं विटेलाइन मेम्ब्रेन। इसके अंदर क्या होगा, पूरा साइटोप्लाज्म होगा, ठीक है। फिर इसके बाहर एक और लेयर होती है जिसमें क्या होता है, फ्लूइड प्रेजेंट होते हैं, ठीक है, विटेलाइन फ्लूइड, जिसको हम क्या बोलेंगे, पेरीविटेलाइन स्पेस। पेरी मतलब विटेलाइन के अराउंड है जो, ठीक है, तो उसको क्या बोलेंगे, पेरीविटेलाइन स्पेस, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे आपके पास कौन सी लेयर होगी, जोना पेलिसुडा, जो नॉन सेलुलर लेयर है। एंड जो स्पर्म है इसी को करता है पहले, और देखो, हाँ, ये है जोना पेलिसुडा, ठीक है। ये आपके पास नॉन सेलुलर लेयर होती है, इसमें सेल्स नहीं होती है, ठीक है। और मैम जैसे एक वो भी आता है ना कि जैसे फर्दर जो फर्टिलाइज मतलब उनको रिपेल करता है, तो वो जोना पैलिसिडा सिक्रीट करती है। हाँ, तो आपके पास जो अभी यहाँ पे जो हमने थीका पढ़े थे, वो थीका कैसे हो जाते हैं, ऐसे अरेंज हो जाते हैं, ठीक है, जिनको हम क्या बोलते हैं, कोरोना रेडिएटा, मतलब इरेगुलर मेम्ब्रेन बना देते हैं ऐसे, ठीक है, और इनको हम क्या बोलेंगे, कोरोना रेडिएटा, ठीक है, जो प्रोटेक्शन का काम कर रहे हैं। अब जैसे स्पर्म आएगा, ठीक है, तो स्पर्म कहाँ पे, सबसे पहले जैसे स्पर्म जोना पेलिसुडा के साथ टच करता है, ठीक है, तो ये क्या कर देता है, पूरी मेम्ब्रेन की जो पोलैरिटी है उसको चेंज कर देता है, और ये हार्डन हो जाती है जोना पेलिसुडा, ठीक है। ये नॉन सेलुलर मेम्ब्रेन होती है, वो क्या होती है, हार्डन हो जाती है, जो किसको प्रिवेंट करती है, ये प्रिवेंट करती है पॉलीस्पर्मी, ठीक है। और यहाँ पे जो आपके पास एंट्री है उसमें कौन हेल्प करता है, एक्रोसोम हेल्प करता है, ठीक है। एक्रोसोम में क्या होता है, हाइड्रोलिटिक एंजाइम होते हैं, ठीक है, तो यहाँ पे उसको ब्रेक करने में, अब जैसे आपके पास एक स्पर्म टच कर जाता है तो उसके इसमें क्या होती है, जोना पेलिसुडा अपनी जो पोलैरिटी है, अपनी जो कंडीशन है उसको चेंज कर लेती है और हार्डन हो जाती है, ठीक है, किसको प्रिवेंट करने के लिए, पॉलीस्पर्मी। क्लियर है, मैं सिर्फ आपको मेन मेन चीजें बता रही हूँ जहां से मेरे को लगता है कि आपसे कुछ पूछा जा सकता है, ठीक है। मैम क्वेश्चन आता है इससे ना कि वो लेयर कौन सी होती है, फिर व्हाई इट प्रिवेंट्स द फर्दर स्पर्म्स टू बाइंड विद इट। तो आपके पास यहाँ पे जो रीजन हो जाएगा, वो क्या करता है, आपके पास जो जोना पेलिसुडा है, ठीक है, वो क्या करती है, अपनी पोलैरिटी को चेंज कर देती है, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करेंगे, ठीक है, इसमें बेसिकली वैसे होता है, फर्स्ट फास्ट ब्लॉक होता है, स्लो ब्लॉक होता है, ठीक है। जैसे एग मेम्ब्रेन है उसकी, जो आपके पास उसमें चेंज आ जाता है तो उसको हम बोलते हैं फास्ट ब्लॉक, ठीक है। जब फर्स्ट आपके पास, जैसे आपके पास इट इज जो मोर एग, देन सफिशिएंट, इट इज मोर देन सफिशिएंट, यही क्वेश्चन आता है कि वो कौन सी लेयर है, जोना पेलिसिडा है या कोरोना रेडिएटा है। अगर कोई और डाउट हो तो आप मेरे से पूछ सकते हो, ठीक है। तो सिंपल यहाँ पे रिप्रेजेंट किया है, ठीक है। तो ये आपके पास दोनों पेलिसुडा है, प्रीविटेलाइन स्पेस है, ठीक है, इसमें एग प्लाज्मा है, ये पेरीविटेलाइन स्पेस है, ठीक है, एग साइटोप्लाज्म। तो यहाँ पे जैसे ही आपके पास एक स्पर्म एंटर कर जाएगा तो ये क्या हो जाएगा, इसकी पोलैरिटी चेंज हो जाएगी, ठीक है। इम्परमिएबल हो जाएगी आपके पास जोना पेलिसुडा फॉर अदर स्पर्म्स, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने आपको समझा दिया, इम्प्लांटेशन, आई होप आपको क्लियर हुआ होगा, ठीक है। और आपने एक टर्म याद रखनी है, एम्फीमिक्सिस, ठीक है। एम्फीमिक्सिस क्या होता है, मिक्सिंग ऑफ पेरेंटल एंड, अब यहाँ पे पेरेंटल एंड मैटरनल क्रोमोसोम, जैसे हम बोलते हैं फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल क्रोमोसोम, ठीक है, उसको हम क्या बोल देते हैं, जाइगोट की फॉर्मेशन हो गई, ठीक है। तो वो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, फ्यूजन ऑफ मेल और फीमेल क्रोमोसोम, या फिर जो न्यूक्लियस है उसको और क्या बोल देते हैं, एम्फीमिक्सिस बोल देते हैं। तो एम्फीमिक्सिस कहाँ पे आता है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में आता है, और एपोमिक्सिस कहाँ पे आता है, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में, ठीक है।
और इसको क्या बोलेंगे, सिन कैरियन। सिन कैरियन बोला क्योंकि क्या हो रहा है, सिन मतलब फ्यूजन और कैरियन मतलब न्यूक्लियस, ठीक है। न्यूक्लियस के फ्यूजन को हम क्या बोल सकते हैं, अगर अब आपको सिंपल टर्म ना आके सिन कैरियन टर्म आ सकती है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है, इसका मतलब क्या हुआ, फ्यूजन ऑफ अ न्यूक्लियस। तो ये आपके पास रहेगा, ठीक है। अब आपको सेक्स डिटर्मिनेशन का पता है कि अगर एक्स एक्स होगा तो आपके पास फीमेल होगी, गर्ल होगी, अगर एक्स वाई होगा तो बॉय होगा। तो आई थिंक ये आपको क्लियर है, ठीक है। तो ये आपके पास रिप्रेजेंट कर रहे हैं, ठीक है। ये क्या है आपके पास, ये है ट्रोफोब्लास्ट और ये है इनर सेलुलर मास, ठीक है। और ये कैविटी क्या बोलेंगे, इसको हम बोलते हैं ब्लास्टोसिस्ट, ठीक है। और बाहर की जो लेयर होती है उसको हम बोलते हैं जोना पेलिसोटा, ठीक है। इतना क्लियर है। यस मैम। थोड़ा सा मैं आपको, ठीक है। अब आपको पता है इम्प्लांटेशन, ठीक है। मैंने आपको लेयर्स बताई, ठीक है। 3 लेयर्स बनेंगी, ये आपको याद रखना है क्योंकि आपके पास ओरिजिन पूछ लिया जाता है, विच ऑफ द ऑर्गन इज ओरिजिनेटेड फ्रॉम, ठीक है। मींस डिराइव्ड फ्रॉम या ओरिजिनेटेड फ्रॉम, ठीक है। तो पहले जाइगोट, जाइगोट से बना ब्लास्टुला, ब्लास्टुला से बना गैस्ट्रुला, गैस्ट्रुला में 3 लेयर्स आती हैं, ठीक है। जो एक्टोडर्म है वो किसको बनाती है, एपिडर्मिस को, क्यूटेनियस ग्लैंड्स को। नर्वस सिस्टम कहाँ से बना होता है, ये भी आपके पास बहुत बार पूछा जाता है, ठीक है। नर्वस सिस्टम आपके पास एक्टोडर्म से बना होता है, ठीक है। ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड आता है जिसमें आई, रेटिना, लेंस, ठीक है, एंड कॉर्निया, ये भी आपके पास एक्टोडर्म से बना है। नेजल एपिथेलियम एक्टोडर्मल है। इंटरनल ईयर एंड एक्सटर्नल ईयर एक्टोडर्मल है, ठीक है। आपके पास सेंस ऑर्गन एक्टोडर्मल है। स्टोमेडियम, प्रोटोडियम, ठीक है, पिट्यूटरी, पीनियल ग्लैंड और एड्रिनल मेडुला, ये सब कैसे हैं, एक्टोडर्मल इन ओरिजिन, ठीक है। और जो डर्मिस है मस्कुलर टिश्यू है, कनेक्टिव टिश्यू है, जितना भी इंटरनल टिश्यू है, एंडोस्केलेटन, वेस्कुलर सिस्टम, ब्लड, ठीक है, किडनी, गोनैड्स, यूरिनरी एंड जेनिटल, ठीक है। तो ये किस में आ जाएंगे, मेसोडर्म में। और एंडोडर्म में आपके पास है गट और विसेरल ऑर्गन। विसेरल मतलब जितने भी इंटरनल ऑर्गन है, ग्लैंड्स और स्टमक एंड इंटेस्टाइन, टंग, ठीक है, लंग्स, ट्रैकिया एंड ब्रोंकाई, ठीक है। ये किस में आते हैं, ये आपके पास मेसोडर्म में नहीं आते हैं, किस में आते हैं, एंडोडर्म में आते हैं, ठीक है। यूरिनरी ब्लैडर, ठीक है। देखो किडनी किस में आती है, किडनी का ओरिजिन है वो कैसा है, मेसोडर्मल इन ओरिजिनेटेड, ठीक है। बट यूरिनरी ब्लैडर कैसा है, एंडोडर्मल, ठीक है। गिल्स हो गया, ठीक है। लीवर, पैनक्रियास, थायराइड ग्लैंड, पैराथायराइड, थाइमस और स्ट्रिशियन ट्यूब, ठीक है। तो ये सारे आपके पास कैसे होते हैं, एक्टोडर्मल, मेसोडर्मल और एंडोडर्मल इन ओरिजिन, ठीक है। तो आपको फेट ऑफ जर्म लेयर पता होना चाहिए कि आगे चल के, फेट का मतलब क्या हुआ कि आगे चल के जो एक्टोडर्म है, ठीक है, आपके पास 3 जर्म लेयर बन गई, एक्टोडर्म, मेसोडर्म, एंडोडर्म। तो आगे चल के एक्टोडर्म क्या बनाएगी, ठीक है, ये आपको पता चल होना चाहिए, मेसोडर्म क्या बनाएगी और एंडोडर्म क्या बनाएगी, ठीक है। तो ये आपके पास दिया हुआ है, ठीक है। फर्टिलाइज्ड एग 2 सेल स्टेज 4, 8, 16, फिर आपके पास ब्लास्टोसिस्ट बन गया, फेटस 4 वीक, 10 वीक और 16 वीक और 20 वीक, ठीक है। तो प्रेगनेंसी का टाइम कितना होता है, गेस्टेशन पीरियड की बात करें, ठीक है, तो कितना होता है, 20 वीक्स, ठीक है। ये menarche मैम, the first onset of menstrual cycle, that is called as menarche. हाँ जी, आपके पास ये तो कंडीशन थी अगर फर्टिलाइजेशन हो जाती है, ठीक है। मेनार्क आपके पास है फर्स्ट मेंस्ट्रुएशन, ठीक है। और जो आपके पास मेनोपॉज है, उसको हम बोलते हैं स्टॉपेज, ठीक है। स्टॉपेज ऑफ या स्टॉप ऑफ मेंस्ट्रुएशन, ठीक है। इसके अलावा आपको इसमें क्या चीजें पता होनी चाहिए, ठीक है। अब आपको जो डायग्राम है वो क्लियर होना चाहिए, ठीक है। आपके पास जो मेंस्ट्रुअल है, ठीक है, मेंस्ट्रुअल में कितने, जो मेंस्ट्रुअल साइकिल होता है उसमें कितने फेज होते हैं, जब आपके पास कितने दिन का मेंस्ट्रुअल साइकिल होता है, 28 टू 29 डे, इसमें मैं सिर्फ आपको इम्पोर्टेंट चीजें ही बताऊंगी, ठीक है। अब यहाँ पे जो हार्मोन सिक्रेट हो रहा है कौन से हो रहा है, पिट्यूटरी ग्लैंड से, ठीक है। तो आपको पिट्यूटरी ग्लैंड से 2 हार्मोन सिक्रेट होते हैं, आपको पता होना चाहिए, एक एफएसएच होता है और एक एलएच होता है, ठीक है। अब ओवरी से जो हार्मोन रिलीज होता है, ठीक है, और एक जो आपके पास यूट्रस की वॉल पे क्या फर्क पड़ रहा है, ठीक है। तो फर्स्ट मैं इसको डिवाइड कर देती हूँ, ठीक है। फर्स्ट जो आपके पास फर्स्ट 3 to 5 डे, ठीक है,
फर्स्ट 5 डेज लिखते हैं, ठीक है। फर्स्ट आपके पास जो 5 डेज होता है उसमें क्या होता है, जो आपके पास इसको बोलते हैं मेंसेस, ठीक है। इस टाइम पे क्या हो रहा है, जो आपके पास एंडोमेट्रियम है वो ब्रेक हो रही होती है, ठीक है। अब जैसे जैसे आपके पास एफएसएच का लेवल क्या होता है, धीरे धीरे बढ़ता जाता है, ठीक है। और एलएच का लेवल भी क्या हो रहा है, साथ साथ में बढ़ रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे आपके पास नेक्स्ट फेज चल पड़ेगा जिसको हम बोलेंगे प्रोलाइफरेटिव फेज। अब जो आपके पास प्रोलाइफरेटिव फेज है उसमें क्या होगा, आपके पास जो प्रोसेस है, ठीक है, जो आपके पास एंडोमेट्रियम जो पहले क्या हो गई थी, शेड हो गई थी, अब फिर से क्या होने लग जाएगी, वो रीअपियर होने लग जाएगी, क्लियर है। उसके बाद आपके पास क्या होगा, अब यहाँ पे ओवरी में क्या होगा, ये जो फॉलिकल पहले छोटे थे, ठीक है, तो आपके पास पहले डीजनरेट हो गए, तो ये फॉलिकल एफएसएच और एलएच के इन्फ्लुएंस में से बढ़ने लग जाएंगे प्रोलाइफरेटिव फेज में, ठीक है। और आपको पता है इन जो आपके पास ग्रोथ ऑफ फॉलिकल है वो कौन सा हार्मोन रिलीज करती है, एस्ट्रोजन। तो यहाँ पे ओवेरियन हार्मोन में एस्ट्रोजन का लेवल क्या होने लग जाएगा, धीरे धीरे इंक्रीज होने लग जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे देखो जो नेक्स्ट है आपके पास, इसको हम क्या बोलेंगे, अब फॉलिकल यहाँ पे बढ़ रहे हैं तो इसको फॉलिकुलर फेज भी बोल देते हैं, फॉलिकुलर फेज, ठीक है। अब यहाँ पे आपके पास एस्ट्रोजन रिलीज हो रहा है, ठीक है। अब एकदम से मेरे पास जो फॉलिकुलर फेज है उसके बाद जो आपके पास हाफ साइकिल होगा, ठीक है, मतलब अराउंड 14th डे। एक चीज आपको ये याद रखनी है कि जो 14th डे है उस पे क्या होती है, ओवुलेशन होती है, ठीक है। मतलब जो आपके पास ये जो फॉलिकल है वो क्या हो जाएंगे, अब लार्ज साइज पे किस में चेंज हो जाएगा, ग्राफिन फॉलिकल में, और किसको रिलीज कर देगा, oocyte को रिलीज कर देगा, ठीक है, किसको, सेकेंडरी oocyte को रिलीज कर देगा, ठीक है। रिलीज ऑफ सेकेंडरी oocyte फ्रॉम द ग्राफिन फॉलिकल इज नोन एज अ ओवुलेशन। और ओवुलेशन की वजह से क्या होती है आपके पास, जो आपके पास एफएसएच और एलएच की पीक है, ठीक है, सबसे ज्यादा जो एलएच की पीक है, ठीक है, एलएच सर्ज बोलते हैं इसको, ठीक है। तो एलएच सर्ज किसको रेगुलेट करता है, ओवुलेशन को रेगुलेट करता है। ओवुलेशन कितने डे का होता है, 1 डे का होता है, ठीक है। तो ये सबसे शॉर्टेस्ट फेज होता है, ठीक है, शॉर्टेस्ट फेज ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल, ठीक है, मेंस्ट्रुअल साइकिल, ठीक है। और जो आपके पास मेंस्ट्रुअल साइकिल है ना, ठीक है, शॉर्टेस्ट फेज कौन सा होता है, ये आपको पता होना चाहिए, ओवुलेटरी फेज होता है, ठीक है। कौन से डे पे ओवुलेशन होती है, 14th डे पे ओवुलेशन होती है, और इसी को हम क्या बोल देते हैं, दिस इज द फर्टाइल पीरियड, ठीक है। ये आपके पास फर्टाइल पीरियड होता है, ठीक है। और एग जो आपके पास ओवम है, ये एग है जिसको हमने क्या बोला, सेकेंडरी oocyte बोला, तो उसका जो लाइफ स्पैन होता है, सिंपल मैंने एग लिख दिया, ठीक है। एग का जो लाइफ स्पैन होता है वो कितना होता है, 1 डे, मतलब 24 आवर, ठीक है। और जो स्पर्म है, ठीक है, वो सर्वाइव कर सकता है आपके पास अराउंड 72 आवर्स, ठीक है। तो ये जो आपके पास स्पेसिफिक पीरियड होता है, ठीक है, मतलब यहाँ से 12 डे टू यहाँ पे 15 डे तक, ठीक है। तो इस पीरियड को क्या माना जाता है, मोस्ट फर्टाइल पीरियड माना जाता है, ठीक है। उसके बाद ओवुलेशन के बाद क्या हो जाएगा, आपके पास जो एस्ट्रोजन का लेवल है, फॉलिकल की वजह से ना फॉलिकल रप्चर हो गया तो एस्ट्रोजन का लेवल डिक्रीज हो जाएगा, और यहाँ पे आपके पास दूसरा हार्मोन प्रोजेस्टेरोन प्रोजेस्टेरॉन, ठीक है। प्रोजेस्टेरोन प्रोजेस्टेरॉन का लेवल एकदम से इंक्रीज होने लग जाएगा। अब यहाँ पे जो आपके पास स्ट्रक्चर आएगा उसको क्या बोलेंगे हम, कॉर्पस ल्यूटियम, ठीक है। और लाइफ स्पैन ऑफ कॉर्पस ल्यूटियम, ठीक है, आपको याद रखना है 14th डे पे ही ओवुलेशन होती है, और जो लाइफ स्पैन होता है किसका, कॉर्पस ल्यूटियम का, ठीक है, वो भी कितना होता है, 14 डेज ही होता है, ठीक है। तो अगर किसी को अपना फर्टाइल पीरियड कैलकुलेट करना हो तो जितना उसका मेंस्ट्रुअल साइकिल है उसमें से वो -14 डे कर देगा, ठीक है। तो आपके पास अगर ऐसे ऐसे तो पूछेंगे नहीं मुझे लगता, ठीक है, ऐसे न्यूमेरिकल बेस्ड, बट अगर आपसे पूछ लिया जाए, ठीक है, तो आपको जो भी आपके पास मान लो किसी का XYZ किसी का आपको मेंस्ट्रुअल साइकिल मेंशन करा है, तो अगर उसमें क्या पूछा जाए कि अगर उसको जो नेक्स्ट उसका जो फर्टाइल पीरियड होगा, ठीक है, वो कौन सा पीरियड होगा, तो आप क्या करोगे, देखो कॉर्पस ल्यूटियम का जो लाइफ स्पैन होता है ये फिक्स्ड होता है, ठीक है। तो आपको जितने भी डे का जो वो दिया होगा मेंस्ट्रुअल साइकिल उसमें से आपने 14 डे माइनस कर देने, ठीक है। तो यहाँ पे प्रोजेस्टेरॉन का लेवल इंक्रीज हो जाएगा, ठीक है। अब
अब यहाँ पे जैसे ही आपके पास, और यहाँ पे क्या हो रहा था, पहले ये शेड हो गई थी एंडोमेट्रियम, अब क्या है, धीरे धीरे ग्रो कर रही है, ठीक है, ऐसे, समझ आया। और यहाँ पे मान लो मेरे पास 28 डे है, ठीक है, तो 28th डे पे क्या हो जाएगा आपके पास, बेसिकली जो कॉर्पस ल्यूटियम है 14 डे के बाद डीजनरेट हो जाएगा, ठीक है, जिसको हम कॉर्पस एल्ब्यूकेन्स भी बोलते हैं, ठीक है। कॉर्पस ल्यूटियम डीजनरेट होकर ऐसे छोटा सा स्ट्रक्चर बना देता है, इसको हम बोलते हैं कॉर्पस एल्ब्यूकेन्स, ठीक है। तो सिर्फ आपको इसमें से क्या चीज याद रखनी है, सिर्फ आपको ये याद रखना है कि जो ओवुलेशन है वो कौन से डे पे होती है, फर्टाइल पीरियड कौन सा होता है, कॉर्पस ल्यूटियम का लाइफ स्पैन कितना होता है, ठीक है, ये चीजें आपको याद रखनी चाहिए, ठीक है। और जो आपके पास मेन फेज होते हैं, प्रोलाइफरेटरी फेज होता है, ठीक है, ओवुलेटरी फेज होता है ये वाला, जहाँ पे 14th डे पे ओवुलेशन हो रही है, और उसके बाद क्या होता है, जो लास्ट फेज होता है उसको हम बोलते हैं ल्यूटियल फेज, क्योंकि वहाँ पे कॉर्पस ल्यूटियम की फॉर्मेशन हो रही है, तो इसको क्या बोल देंगे, ल्यूटियल फेज बोल देंगे, ठीक है। और उसके बाद क्या होती है, मेंस्ट्रुअल, मतलब साइकिल रिपीट हो जाएगा, यहाँ पे फिर से मेंसेस आ जाएंगे और साइकिल रिपीट होता जाएगा, ठीक है। तो आपको सिर्फ इसमें कुछ ही चीजें याद रखनी है, ठीक है। मेनार्क क्या होता है, मेनोपॉज क्या होता है, ठीक है, ये चीजें पता होनी चाहिए, ओवुलेशन कब हो रही है, ठीक है, और लाइफ स्पैन कॉर्पस ल्यूटियम का कितना होता है, बस इतना, क्लियर है, ठीक है। अब जब वहीं पे अगर फर्टिलाइजेशन हो जाती है तो उसमें क्या होता है, जो पार्चुरेशन होती है, ठीक है, पार्चुरेशन क्या होता है, डिलीवरी ऑफ द बेबी होती है, ठीक है। तो सिंपल, वहां पे कौन सा हार्मोन ट्रिगर करता है उसको, वो आपके पास ऑक्सीटोसिन, ठीक है। सेम आपके पास, और ये क्या होता है, जो आपके पास पास्चुरेशन होती है, फिटल इजेक्शन रिफ्लेक्स होती है, ठीक है, मतलब एक जो आपके पास फुल्ली जो फॉर्म्ड प्लेसेंटा है वो क्या करेगा, माइल्ड कॉन्ट्रैक्शन करेगा, माइल्ड मतलब थोड़ी सी कॉन्ट्रैक्शन करेगा, वो सिग्नल देगा हमारे हाइपोथैलेमस को, ठीक है। और हाइपोथैलेमस क्या रिलीज करवाएगा, हाइपोथैलेमस आप वहां से ऑक्सीटोसिन रिलीज करवाएगा, कौन सी साइड से, पोस्टीरियर से, पोस्टीरियर न्यूरो हाइपोफाइसिस से क्या होगा, वहां पे ऑक्सीटोसिन रिलीज होगा, ठीक है। और यहाँ पे एट द आपके पास एंड ऑफ प्रेगनेंसी एक और हार्मोन इन्वॉल्व होता है जो डिलीवरी में हेल्प करता है, दैट इज रिलैक्सिन, relaxin. ठीक है। And relaxin is secreted from the which part of the ये gland, प्यूबिक pituitary gland? सिम्फाइसिस, Yes, ma'am. प्यूबिक सिम्फाइसिस, Pubic symphysis. जो ठीक है, जो आप हमने जो आपके पास स्ट्रक्चर पढ़ा था, ठीक है, जो वहां पे जो बेसिकली जो हमारी कॉक्सल बोन होती है उनके बीच में जो आपके पास टिश्यू होता है जिसको हम बोलते हैं प्यूबिक सिम्फाइसिस, ठीक है, वो आपके पास रिलैक्स करता है, ठीक है। और यहाँ पे ये हार्मोन हाइपोथैलेमस से ही सिक्रेट हो रहा है, बट आपके पास मेन फंक्शन किसका रहेगा, प्यूबिक सिम्फाइसिस का, जो इसको रिलैक्स करवाने में हेल्प कर रहे हैं, relaxin hormone ना? हाँ जी, ठीक है। और लैक्टेशन आपको पता ही है कि जो लैक्टेशन क्या होता है, ठीक है, एट द एंड ऑफ प्रेगनेंसी, ठीक है, बेबी को डेवलप करने के लिए, नरिश करने के लिए जो मम्मा है वो उसको मिल्क पिलाती है, उसी प्रोसेस को क्या बोल देते हैं, लैक्टेशन बोल देते हैं, ठीक है। और जो फर्स्ट आपके पास फर्स्ट मिल्क होता है, ठीक है, उसमें क्या होता है, उस फर्स्ट मिल्क को क्या बोलते हैं, क्लोस्ट्रम बोलते हैं, Colostrum. क्लोस्ट्रम, ठीक है। और उसमें क्या होती है, एंटीबॉडीज होती है, ठीक है, मोस्ट अबंडेंट कौन सी होती है, आईजीए एंटीबॉडी, ठीक है। और आपके पास जो क्लोस्ट्रम मिल्क से आपको जो एंटीबॉडी मिल रही है, ठीक है, इसको हम कौन सी इम्यूनिटी देगी, पैसिव इम्यूनिटी देगी, क्योंकि इसमें बेबी की बॉडी में नहीं डेवलप हो रही है क्या, इम्यूनिटी, बेबी को बनी बनाई जो एंटीबॉडीज है वो दी जा रही है, ठीक है। तो इसको हम क्या बोल देते हैं, पैसिव इम्यूनिटी, ठीक है। तो इट कंटेन्स एसेंशियल द सेम कंसंट्रेशन ऑफ प्रोटीन एंड लैक्टोज एज मिल्क बटर, ऑलमोस्ट नो फैट, ठीक है। तो आपके पास जो क्लोस्ट्रम होता है उसमें कोई फैट नहीं होता है, ठीक है, मदर का जो मिल्क होता है उसमें फैट नहीं होता है, उसमें प्रोटीन और लैक्टोज ही प्रेजेंट होती है, ठीक है। और जो बेबीज होते हैं उनमें कौन सा एंजाइम होता है जो मिल्क के डाइजेशन में हेल्प करता है, रेनिन, प्रोटीन एंजाइम, ठीक है। और मिल्क में कौन सी प्रोटीन होती है, तो कैसिन प्रोटीन, ठीक है, मिल्क में कैसिन प्रोटीन होती है, ठीक है। इसको डाइजेस्ट करने के लिए जो एंजाइम है वो रेनिन है, ठीक है। तो आई होप जितना हमने करा उतना आपको क्लियर हुआ होगा। अब थोड़ा सा मैं आपको बता दूं, ठीक है, मैं थोड़ा सा आपको बता रही हूँ एग एंड इट्स टाइप,
ठीक है, तो मैं थोड़ा कंबाइन करके इसको बता रही हूँ विद एग्जाम्पल। अब देखो जो आपके पास, अगर हम एग की बात करें, ठीक है, तो आपने एग देखा होगा, जैसे हम बेसिकली आप में से कुछ लोग नॉन वेजिटेरियन होंगे या फिर सिंपल लोग खा लेते हैं एग, ठीक है। तो आपके पास जो एग होता है, ठीक है, तो जो एग होता है उसमें क्या क्या होता है, बाहर की जो हार्डन कवरिंग होती है उसको हम क्या बोलते हैं, शेल बोलते हैं। उसके अंदर क्या होती है, सेल मेम्ब्रेन होती है। मान लो ये ब्लैक कलर में मैंने बना दी सेल मेम्ब्रेन, ठीक है। उसके अंदर क्या होता है, ये होगी मेरे पास सेल मेम्ब्रेन, ठीक है। उसके अंदर प्रेजेंट होता है येलो कलर का यॉक, ये हो गया यॉक, ठीक है। और आपने देखा होगा साथ में होता है ट्रांसपेरेंट फ्लूइड, है ना, ठीक है। तो मैंने वाइट ही रहने दिया इसको, इसमें क्या है, ट्रांसपेरेंट ऐसे फ्लूइड है। ट्रांसपेरेंट आपको पार्ट दिखता है, ठीक है, और सिंपली साइटोप्लाज्म जिसको मैं मेंशन कर सकती हूँ, ठीक है। अब देखो जो सेल है वो किससे, फंक्शन क्या है सेल का, प्रिवेंट वाटर लॉस, डेसिकेशन से बचाएगा, ठीक है। जो सेल मेम्ब्रेन है, सेल मेम्ब्रेन आपको पता है किसकी बनी होती है, ठीक है। अगर मैं यॉक की बात करूं तो यॉक क्या है, न्यूट्रिएंट, ठीक है, किसके लिए, फॉर डेवलपिंग एम्ब्रियो के लिए, ठीक है। डेवलपिंग एम्ब्रियो के लिए यॉक क्या आपके पास, न्यूट्रिएंट है। और जो आपके पास ट्रांसपेरेंट होता है उसमें कौन सी, एल्ब्यूमिन प्रेजेंट होती है, ठीक है, सिंपल है। अब जो यॉक है ना उसके लिए हम वर्ड यूज कर सकते हैं, यॉक के लिए हम वर्ड यूज करते हैं लेसिथल, ठीक है। लेसिथल या यॉक एक ही बात है, ठीक है। अब मैं बात करूंगी आपके पास टाइप्स ऑफ एग, ठीक है। तो टाइप ऑफ एग की बात करें तो उसके 3 बेसिस है मेरे पास, ठीक है, डिफरेंशिएट करने के लिए, ठीक है। ऑन द बेसिस ऑफ अमाउंट ऑफ सेक, कितना सेक है, सॉरी, अमाउंट ऑफ यॉक, ठीक है। सेकंड मेरे पास जो डिफरेंशिएशन होगी, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ यॉक, डिस्ट्रीब्यूशन कैसे है यॉक का, ठीक है। और जो थर्ड मेरे पास जो क्लासिफिकेशन है वो क्या है आपके पास, एग सेल, ऑन द बेसिस ऑफ एग सेल, एग सेल की कवरिंग कैसी है, ठीक है। अब फर्स्ट मैं बात करती हूँ अमाउंट ऑफ यॉक की, इसमें आपको बस एग्जांपल याद रखनी है ज़्यादातर, ठीक है। तो आपके पास जो अमाउंट ऑफ यॉक की बात करें कि अमाउंट कितना है यॉक का, तो जो आपके पास लेसिथल होता है वो बेसिकली जो आपके पास एग होते हैं वो 3 टाइप्स के होते हैं। एक होता है माइक्रो लेसिथल, ठीक है, माइक्रो लेसिथल या ए लेसिथल भी बोल देते हैं इसको, ए लेसिथल एग या माइक्रो लेसिथल एग, ठीक है। इसमें क्या होगा, जो यॉक होगा यॉक इज लेस, ठीक है। और इसका एग्जांपल आपने याद रखने हैं, ठीक है। मैमल्स में, सी ऑर्चिन में, ठीक है, मैमल्स और ह्यूमंस में, ठीक है, मैमल्स में हम भी आ जाते हैं, ठीक है। तो ह्यूमंस में, ठीक है, कैटल्स में कौन सा टाइप का एग होता है, वो होता है माइक्रोलेसिथल, ठीक है। उसके बाद जो सेकंड टाइप है हमारे पास वो है मीजोलेसिथल, ठीक है। मीजोलेसिथल क्या बता रहे हैं यहाँ पे, जो साइटोप्लाज्म है, ठीक है, और जो यॉक है वो दोनों अप्रोक्सीमेटली इक्वल इक्वल होंगे, ठीक है। उसको हम क्या बोलेंगे, मीजोलेसिथल। और मीजोलेसिथल का एग्जांपल है एम्फीबियंस, ठीक है। तो एम्फीबियंस में जो एग होता है वो कैसा होता है, मीजोलेसिथल, ठीक है। जी उसमें मैम, प्रोटीन, यॉक और जो फ्लूइड पार्ट है वो दोनों इक्वल होंगे? हाँ मीजोलेसिथल में, ठीक है। अगर मैं आपको डायग्राम में बताऊं तो मान लो ये मेरे पास एग है, ठीक है। तो यहाँ पे ये ऐसे, ठीक है, मान लो इसमें मैं पार्टीशन कर देती, तो एक साइड पे क्या है, मान लो यॉक है, ठीक है, तो आधे में यॉक है और आधे में क्या है, साइटोप्लाज्म है ये, अच्छा, ये भी हो जाता है कि हाफ साइड में रह जाता है एक, और एक साइड कंसंट्रेट हो जाता है एक साइड में। हाँ जी, ठीक है।
तो ये आपके पास आपको याद रखना है इसका एग्जांपल, ठीक है। तो मीजोलेसिथल एग किस में होता है? एम्फीबियंस में होता है। जैसे फ्रॉग है तो फ्रॉग में कौन सा एग होगा? मीजोलेसिथल होगा, ठीक है। और एक होता है मैक्रोलेसिथल। अब हमें पता लग रहा है मैक्रोलेसिथल, ठीक है। लेसिथल की बात हो रही है तो मतलब इसमें मैक्रो मतलब ज्यादा, क्या ज्यादा होगा? यॉक ज्यादा होगा, ठीक है। तो यहाँ पे यॉक ज्यादा होगा कंपेयर टू साइटोप्लाज्म, ठीक है। और ऐसा होता है बर्ड्स के केस में, ठीक है। बर्ड्स हो गए और रेप्टाइल्स हो गए, ठीक है। तो आपके पास जो बर्ड्स हैं उनमें कौन सा एग होता है? मैक्रोलेसिथल एग होता है, ठीक है। क्लियर है? यस मैम। ठीक है। उसके बाद मैं नेक्स्ट आपके पास बात करती हूँ किसके बेसिस पे? ऑन द बेसिस ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ योर, ठीक है। तो मैं यहाँ पे बता देती हूँ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ योर, ठीक है। अगर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ योर के बेसिस पे बात करूँ तो जो आपके पास एग होता है, ठीक है, वो होता है आपके पास आइसोलेसिथल, ठीक है। अगर वो सेम डिस्ट्रीब्यूटेड है तो उसको क्या बोल देंगे? आइसोलेसिथल, ठीक है। अगर वो एक साइड पे ही प्रेजेंट है तो उसको हम बोलते हैं टीलोलेसिथल, ठीक है। और एक है हमारे पास वो है सेंट्रोलेसिथल, ठीक है। इसमें हम बात कर रहे हैं कि डिस्ट्रीब्यूटेड कहाँ पे है, ठीक है। तो यहाँ पे मैं थोड़ा सा आपको बना, ठीक है। ये है तो इसमें यॉक है, ठीक है। यॉक और साइटोप्लाज्म है, ठीक है। पूरी डिस्ट्रीब्यूटेड है यॉक, ठीक है। और मान लो स्काई ब्लू में बना दिया साइटोप्लाज्म में, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा आपके पास? आइसोलेसिथल हो जाएगा, ठीक है। वहीं पे अगर मैं टीलोलेसिथल की बात करूं तो यहाँ पे क्या होगा? मेरे पास जो यॉक है, ठीक है, यॉक क्या हो जाएगा यार? ऐसे आपके पास टीलोलेसिथल में क्या हो जाएगा? अब जो यहाँ पे जो आधा पोर्शन होगा, ठीक है, मैक्सिमम में क्या हो जाएगा? यॉक हो जाएगा, ठीक है। ये सारा क्या है? येलो यॉक है, ठीक है। और सिर्फ डिस्क लाइक ऐसे छोटा सा क्या बचेगा? यहाँ पे साइटोप्लाज्म बचेगा, किसी और कलर में बना, ठीक है। ये हो गया साइटोप्लाज्म, ठीक है। और ये सारा क्या हो गया? यॉक हो गया, ठीक है। इसको हम बोलते हैं टेलोलेसिथल, ठीक है। ठीक है, तो जहाँ पे यॉक एट एंड, ठीक है, तो एक एंड पे पूरे में क्या है? आपके पास यॉक ही प्रेजेंट है, ठीक है। तो उसको हम क्या बोलते हैं? उसको हम बोलते हैं टेलोलेसिथल, ठीक है। अब टेलोलेसिथल में भी आपके पास दो कंडीशंस होती हैं, ठीक है। एक है जो डिस्क शेप है, ठीक है। ये जो मैंने अभी बनाया इसमें क्या है? आपके पास जो साइटोप्लाज्म है वो डिस्क लाइक है और छोटा सा ही कंसंट्रेटेड है वन रीजन में, ठीक है। और दूसरा मेरे पास सेम होता है, ये मेरे पास मान लो एग है, ठीक है। तो उसमें क्या होता है? इक्वल, ऑलमोस्ट इक्वल डिवीजन होते हैं, ठीक है। ऐसे, ठीक है। इस साइड पे यॉक है और ऊपर साइड पे क्या है? साइटोप्लाज्म, ठीक है। तो इसको हम टेलोलेसिथल बोलते हैं, जिसमें क्या है? जो एनिमल पोल है, ठीक है, जहाँ पे साइटोप्लाज्म होता है उस पोल को बोल देते हैं एनिमल पोल, ठीक है। और जहाँ पे यॉक है उस साइड को क्या बोल दिया? वेजिटल पोल, ठीक है। तो जहाँ पे एनिमल पोल है वहां पे क्या है? अगर साइटोप्लाज्म प्रेजेंट है, ठीक है, एक एंड पे, ठीक है, कौन से एंड पे? यहाँ पे यॉक एंड यॉक एट वन एंड, ठीक है। वन एंड पे भी कौन सा? वेजिटल पोल एंड, ठीक है। तो ये जो कंडीशन होती है ये होती है एम्फीबियंस में, ठीक है। और जहां पे आपके पास जो साइटोप्लाज्म होता है वो सिर्फ छोटा थोड़ा सा ही होता है और कैसा होता है? डिस्क फॉर्म में होता है, ठीक है। ब्लास्टो डिस्क बोलते हैं जिसको, ब्लास्टो डिस्क, ठीक है, इसके फॉर्म में होता है। तो यहाँ पे जो आपके पास एग्जाम्पल हो जाएगा, ये सारा यॉक है ना, मेन आपके पास क्वेश्चन आएगा एग्जाम्पल से। और मैक्सिमम जो एग्जाम्पल आएंगे वो आएंगे बर्ड्स में से, ठीक है। बर्ड्स का ज्यादा पूछा जाता है, ठीक है। बर्ड्स और रेप्टाइल, तो रेप्टाइल्स में इन दोनों में कौन सी कंडीशन होगी? टेलोलेसिथल, ठीक है। और जो सेंट्रोलेसिथल होगा, ठीक है, जैसे इंसेक्ट्स होते हैं तो उनमें सेंट्रोलेसिथल होता है। सेंट्रोलेसिथल में मान लो मेरे पास एग है तो इसके बीच में यॉक होगा, बस सेंटर में, ठीक है। इसलिए क्या बोलते हैं इसको? सेंट्रोलेसिथल, वाई फॉर यॉक। और बाद पूरे में क्या होगा? साइटोप्लाज्म होगा। तो इसका एग्जांपल है मेरे पास इंसेक्ट्स, ठीक है। और आइसोलेसिथल का एग्जांपल है हमारे पास आइसोलेसिथल या होमोलेसिथल, ठीक है। सेम डिस्ट्रीब्यूशन है इसलिए हम
मोलेस्कल भी बोलते हैं, जैसे मैमल्स और सी ऑर्चिन। तो मैमल्स में होते हैं। क्लियर है, आपको समझ आया? यस मैम। ठीक है। और एक पूछा जाता है आपके पास, अब आपने एग देखा होगा, ठीक है, अगर मैं आपके पास किसी बर्ड के एग की बात करूं, तो उस बर्ड, कोई भी बर्ड है चाहे, ठीक है, उसके एग में क्या होता है, ऐसे हार्ड शेल होती है ना? ठीक है, तो ऑन द बेसिस ऑफ सेल, ऑन द बेसिस ऑफ शेल, ठीक है, शेल के बेसिस पे अगर मैं बात करूं, तो अगर हार्ड शेल प्रेजेंट है, इसको हम बोलते हैं क्लिडोइक एग। और अगर हार्ड शेल क्या है, एब्सेंट है, ठीक है, शेल क्या है, हार्ड शेल प्रेजेंट है, ठीक है, और यहाँ पे हम क्या बोल रहे हैं, जो शेल है वो क्या है, एब्सेंट है। कौन सी शेल? हार्ड शेल की बात कर रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे इसको क्या बोल देंगे, नॉन क्लिडोइक एग बोल देंगे, सिंपल। क्लिडोइक एग, जो क्लिडोइड को होता है वो किस में होता है, बर्ड्स में शेल प्रेजेंट होती है, हार्ड रेप्टाइल्स में, ठीक है, हार्ड शेल प्रेजेंट होती है, ठीक है, और इंसेक्ट्स में, ठीक है, इन सब में क्या होती है, हार्ड शेल प्रेजेंट होती है, ठीक है, और जो एम्फीबियंस हैं उनमें हार्ड शेल प्रेजेंट नहीं होती है इनके एग्स में, ठीक है, सी ऑर्चिन और मैमल। तो ये आपके पास एग्जाम्पल हो जाएंगे, ठीक है। तो आपको मेनली आपके पास कई बार पूछा जाता है विच ऑफ द फॉलोइंग हैव क्लिडोइक, ठीक है, आपको सिर्फ टर्म पता होनी चाहिए, ठीक है, क्लिडोइक एग क्या होता है उसका मतलब, बस, ठीक है, फिर आपको एग्जाम्पल तो आपके माइंड में आ ही जाएगा। इतना क्लियर है? ठीक है। और अगर मैं बात करूं टाइप ऑफ, देखो क्लीवेज मैंने आपको बताया, क्लीवेज, ठीक है, क्लीवेज में और जो आपके पास सेल डिवीजन है उन दोनों में क्या डिफरेंस होता है, ठीक है। आपके पास जो क्लीवेज है, देखो आपने जब सेल डिवीजन की बात करते हैं तो सेल डिवीजन में पहले क्या आता है, इंटरफेज आता है ना? यहाँ पे अगर मैं बात करूँ, मेरे पास कोई सेल है, ठीक है, वो उसने डिवाइड किया, ठीक है, एक सेल से क्या बनाए, दो सेल बनाए, ठीक है, इससे पहले सेल में कौन सा फेज आएगा, इंटरफेज आएगा, जिसमें क्या होगी, सेल की ग्रोथ होगी, ठीक है, जिसमें क्या आता है, गैप वन फेज, ठीक है, G1, ठीक है, S फेज आता है, ठीक है, और G2 फेज आता है, ठीक है, फिर क्या आता है, एम फेज में क्या होता है, एक्चुअल सेल डिवीजन होता है, ठीक है। तो यहाँ पे जो हर डिवीजन है उसके बाद क्या आएगा, इंटरफेस आएगा, ठीक है। जब हम क्लीवेज की बात करते हैं तो वहां पे इंटरफेस बस एक बार आ गया, उसके बाद जब सेल क्लीवेज के अंडर गो कर गई तो अब इसके बाद कॉन्टिन्यूटी में डिवीजन होगा, अब आपके पास कौन सा फेज नहीं आएगा, इंटरफेज नहीं आएगा, ठीक है, तो उसको बोलते हैं क्लीवेज। क्लियर है? यस और नो? यस मैम। क्लीवेज में आपने थोड़ा सा याद रख कर लेना, ठीक है, थोड़ा सा आपको ध्यान रखना है, बस आप सुनो, सुन के ही आपको याद हो जाएगा मुझे लगता है, ठीक है। जो आपके पास क्लीवेज है, ठीक है, क्लीवेज आपको समझ आ गया, ठीक है। तो क्लीवेज में मान लो मेरे पास जो ये है, तो यहाँ पे जो क्लीवेज हो रही है, ठीक है, तो आपके पास अगर यहाँ से वर्टिकल प्लेन से हो रही है, हॉरिजॉन्टल प्लेन से हो रही है, ठीक है, तो जो आपके पास वर्टिकल प्लेन से हो रही है उसको हम बोलते हैं मेरीडोनल प्लेन, ठीक है, और जो हॉरिजॉन्टल से होती है उसको हम बोलते हैं इक्वेटोरियल प्लेन बोल देते हैं, ठीक है। ये जो मैं आपको पूरा टॉपिक पढ़ा रही हूँ वो डेवलपमेंटल बायोलॉजी का है ना? यस मैम। हॉरिजॉन्टल बट वी कॉल एज इक्वेटोरियल, सॉरी। हाँ, इक्वेटोरियल, ठीक है, ये इक्वेटोरियल है और ये मेरीडोनल है, ठीक है। उसके बाद अगर मैं बात करूँ रेट ऑफ क्लीवेज की, तो यहाँ पे आपने थोड़ा सा याद रखना है, ठीक है, यहाँ पे दो लॉ याद रखने हैं आपने, ठीक है, एक है बेल्फोर लॉ, ठीक है, और सेकंड है हमारे पास वो है सोच लॉ, ठीक है, बेल्फोर और सोच लॉ, ठीक है। तो फर्स्ट मैं बात करती हूँ आपके पास थोड़ा सा बेल्फोर लॉ की, थोड़ा सा आइडिया होना चाहिए बस, ठीक है, आपको क्वेश्चन सॉल्व हो जाए इतना सा, ठीक है। तो सिंपल क्या बोलता है ये बोलता है रेट ऑफ क्लीवेज इज यूनिवर्सली
proportional to amount of yolk. Amount of yolk. समझ आया कि जितना ज्यादा अमाउंट ऑफ यॉक होगा उतनी रेट ऑफ क्लीवेज कम होगा, और जितना रेट ऑफ क्लीवेज फास्ट होगा उतना ही अमाउंट ऑफ यॉक कम होगा. ठीक है. अगर यॉक ज्यादा है, ये सिंपली क्या बोला इसने क्या बोला कि अगर यहाँ पे मान लो क्लीवेज, ठीक है, तो ऐसे भी लिख सकती हूँ, या फिर मैं इसको कैसे लिख सकती हूँ, यॉक इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू क्लीवेज. ठीक है, अपनी अंडरस्टैंडिंग के लिए. ठीक है, अगर अमाउंट ऑफ यॉक ज्यादा है तो रेट ऑफ क्लीवेज क्या हो जाएगा, स्लो हो जाएगा. मेरी बात समझ आई? यस मैम. तो अब आपको पता लग गया. अगर माइक्रोलेसिथल की बात करें, मैक्रोलेसिथल की बात करें, तो आप बता सकते हो जैसे मैक्रोलेसिथल है, मैक्रोलेसिथल में क्या होगा, अमाउंट ऑफ यॉक क्या होगा, ज्यादा होगा, है ना. ज्यादा तो वहां पे रेट ऑफ क्लीवेज क्या हो जाएगा, कम कम हो होगा. जाएगी. ये बोल रही हूँ मैं. ठीक है, तो आप जो आपने ऊपर पढ़ा वो कोरिलेट कर जाएगा. अब जो टाइप ऑफ क्लीवेज है आपके पास, टाइप ऑफ क्लीवेज में हमारे पास दो क्लीवेज होते हैं. ठीक है, एक को हम बोलते हैं होलोब्लास्ट. यहाँ से आपको पेपर क्वेश्चन आ जाता है, होलोब्लास्टिक, और एक को हम बोलते हैं मीरोब्लास्टिक. ठीक है, जो होलोब्लास्टिक है वो डिवाइडेड है फर्दर टू टाइप्स में, होलोब्लास्टिक इक्वल, ठीक है, और एक अनइक्वल. ठीक है, तो जो होलोब्लास्टिक इक्वल है, ठीक है, उसमें क्या होगा, आपके पास जो क्लीवेज होगी वो इक्वल रेट से होगी. ठीक है, मान लो मेरे पास ये एग है, तो यहाँ पे क्लीवेज का जो रेट होगा वो ऐसे होगा. ठीक है, तो यहाँ पे एग्जांपल हो जाएगा आपके पास मैमल्स. और सी ऑर्चिन. उसके बाद अगर मैं होलोब्लास्टिक अनइक्वल की बात करूं तो वहां पे क्या बता रहा है, ये हमें बता रहा है कि यहाँ पे क्या है, जो यॉक है. ठीक है, जैसे इन केस ऑफ एम्फीबियन में क्या होता है, आपके पास जो यॉक होता है वो कैसा होता है, मेसोलेसिथल होता है. ठीक है, तो यहाँ पे आपके पास मेरिडोनियल प्लेन आया, सॉरी मेरिडोनियल प्लेन आया. ठीक है, तो यहाँ पे जो क्लीवेज होगी तो यहाँ पे क्लीवेज का रेट क्या हो जाएगा, ऐसे ऐसे स्लो हो जाएगा. ठीक है, क्योंकि हमने क्या बोला, अमाउंट ऑफ यॉक इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू रेट ऑफ क्लीवेज. ठीक है, तो यहाँ पे आपके पास लाइन आई वो ऐसे 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 हो जाएगी. ठीक है, तो यहाँ पे अनइक्वल डिवीजन होगा, यहाँ पे मेरिडोनियल जो प्लेन आएगा फास्ट आएगा. ठीक है, यहाँ पे अनइक्वल डिवीजन हो जाएगा जिसकी वजह से, ठीक है, कहीं को भी. ठीक है, तो यहाँ पे एग्जाम्पल हो जाएगा एम्फीबियन. समझ आई बात? ठीक है, और जो मीरोप्लास्टिक है, ठीक है, जिसमें क्या होती है, इनकम्प्लीट क्लीवेज. ठीक है, इनकम्प्लीट क्लीवेज. ठीक है, जो क्लीवेज होती है वो इनकम्प्लीट ही होती है. और ये कौन से केस में होगा, जहाँ पे आपके पास यॉक का अमाउंट बहुत ज्यादा है, और यॉक का अमाउंट बहुत ज्यादा किस केस में हो जाएगा, बेस्ट बर्ड्स एंड रेप्टाइल्स. हाँ. ठीक है, तो जो आपके पास मैक्रोलेसिथल कंडीशन होगी, ठीक है, मैक्रोलेसिथल लेसिथल, ठीक है, उस केस में क्या होगा, पूरे में यॉक होगा. आई होप मैं समझ पा रही हूँ. ठीक है, पूरे में ऐसे ही यॉक होगा. ठीक है, तो यहाँ पे आपके पास मेरिडोनल प्लेन और जो इक्वेटोरियल प्लेन आएंगे. ठीक है, तो यहाँ पे स्पीड में आएंगे, वेट, यहाँ से तो प्लेन आएगा, बट यहाँ पे क्लीवेज अब इतना ज्यादा यॉक है तो क्लीवेज का रेट बहुत ही स्लो हो जाएगा, तो इनकम्प्लीट क्लीवेज हो जाएगी. ठीक है, तो आपके पास ये आपको पता होना चाहिए, जो मीरोब्लास्ट है उसमें कौन सी एग्जाम्पल क्या है, बर्ड्स, और बर्ड्स में कौन सी क्लीवेज होती है, मीरोब्लास्टिक क्लीवेज, जिसको हम इनकम्प्लीट क्लीवेज भी बोलते हैं. ठीक है, और एक मैंने आपको, ये मेरे पास फर्स्ट लॉ है. ठीक है, फर्स्ट लॉ ने जो आपके पास बेल्फोर था उन्होंने बताई थी ये चीज कि आपके पास जो रेट है, ठीक है, वो आपके पास, बर्ड्स में एक ही एग से एक ही डेवलप होता है. हाँ जी बोलो. ये मतलब ये आ रही है ना, मीरोब्लास्टिक हो रही है क्योंकि उसमें क्लीवेज नहीं हो रही है, तो जो मतलब इसको वैसे रिलेट कर रहे हैं ना कि बर्ड्स में जो है फिर एक ही सेल में एक ही मतलब एक जो एग सेल है उससे एक ही डेवलप होता है, हाँ ना. हाँ, क्योंकि यहाँ पे देखो ना, यहाँ पे पता है क्या होता है, जो आपके पास डेवलपमेंट होगी ना वो कहाँ पे होगी, एग के अंदर
होगी बर्ड्स में, ठीक है। हम्म। तो एग पहले ले कर देते हैं, फिर उसमें डेवलप होना स्टार्ट हो जाता है वो, हम्म, ठीक है। तो उसको मैक्सिमम न्यूट्रिशन चाहिए, जो कहाँ से मिल रहा है उसको, यॉक से मिलेगा, ठीक है। ठीक। तो उसमें यॉक ज्यादा होता है, ठीक ठीक है। ठीक। और एक मेरे पास सेकंड लॉ बताया मैंने आपको, बस आपको इतना सा ही करना है, इसमें ज्यादा नहीं करना है, ठीक है, जहाँ तक मुझे लगता है, ठीक है। आपके पास सोच लो, ठीक है। अब ये आपके पास सिंपली क्या बोलता है, ठीक है। ये आपके पास बोलता है कि जो सेकंड क्लीवेज होगी, ठीक है, मान लो मेरे पास जो एक क्लीवेज हो रही है, ठीक है, एक मिनट, एक क्लीवेज हो रही है मान लो यहाँ से, ठीक है। तो जो सेकंड क्लीवेज होगी वो क्या होगी, 90 डिग्री ऑफ फर्स्ट क्लीवेज, ठीक है। तो ये सिंपल बोलेगा, बोल रहा है सेकंड क्लीवेज है वो कहाँ पे होगी, 90 डिग्री एट फर्स्ट क्लीवेज, ठीक है। तो सिंपल यही पढ़ रहे हैं हम, यहाँ से आपके पास मेरिडोनियल लाइन आती है और यहाँ से इक्वेटोरियल प्लेन आता है, ठीक है। तो आपके पास 90 डिग्री होगा, इतना क्लियर है, ठीक है। तो मेरे को लगता है ये आपके लिए इनफ है, अगर आप इतना भी कर लोगे तो आपके पास हो जाएगा। यस मैम। अब इसके अलावा मैं आपको रिप्रोडक्टिव हेल्थ के बारे में बता देती हूँ यहीं पे ही, ठीक है, और इसको हम खत्म करते हैं, ठीक है। अब जो आपके पास रिप्रोडक्टिव हेल्थ है, तो यहीं पे मैं आगे कंटिन्यू कर देती हूँ। तो बेसिकली जो रिप्रोडक्टिव हेल्थ है उसमें हम जो मेन चीजें पढ़ेंगे, ठीक है। रिप्रोडक्टिव हेल्थ में हम बेसिकली जो स्टडी करेंगे, ठीक है, एक तो आपके पास मेथड, ठीक है, एक हम मेथड्स के बारे में, जहां से मेरे को लगता है आपसे पूछा जा सकता है, ठीक है, मेथड्स ऑफ कॉन्ट्रासेप्टिव, ठीक है। दूसरा यहाँ पे हम जो स्टडी करेंगे वो करेंगे हम एसटीडी, सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीजेस, ठीक है, उनके कॉजेटिव एजेंट कौन कौन से हैं, ठीक है, उसके बारे में स्टडी करेंगे, ठीक है। और जो आपके पास लास्ट होगा, ठीक है, उसमें हम स्टडी करेंगे आपके पास, उसमें बेसिकली यहाँ पे मैं आपको बता देती हूँ इसके बारे में, ठीक है, टेक्निक्स के बारे में, ये जिसको हम आर्ट भी बोलते हैं, उसके बारे में हम बेसिकली, या फिर हम इसको टेक्निक्स में सिंपल आप इसको क्या लिख सकते हो, आर्ट, ठीक है। आर्ट क्या हो गया, असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजी, ठीक है। तो यहाँ पे हम स्टडी करेंगे, तो मैं सिंपल आर्ट ही लिख सकती हूँ ना, ये हो गया मेरे पास असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजी। तो मेरे को लगता है यहाँ से ही आपको क्वेश्चन आएगा, अगर आएगा, इसके अलावा आपको कहीं से नहीं आ सकता, ठीक है। मैं सिर्फ आपको वही पॉइंट्स और वही चीजें करवा रही हूँ जो मेरे को लगता है अभी इम्पोर्टेंट है और आपको पता होना चाहिए, ठीक है। तो आपको ज्यादा नहीं करवाया जा रहा है, सिर्फ इतना ही करवाएंगे, ठीक है। जो आपके पास मेथड्स हैं, ठीक है, तो यहाँ पे मेथड्स ऑफ कॉन्ट्रासेप्टिव, देखो कॉन्ट्रासेप्टिव का जो सिंपल से आपके पास, या बर्थ कंट्रोल मेथड भी बोल सकते हो, ठीक है। तो बेसिकली आपके पास ये जो मेथड्स हैं वो क्यों है कि अगर आपके पास कोई कपल है, वो क्या है, आपके पास रिप्रोडक्टिवली एक्टिव है, ठीक है, और सेक्सुअली एक्टिव है, ठीक है, बट वो कंसीव नहीं करना चाहता है बेबी, तो उस केस में हम क्या करते हैं, किसका यूज करेंगे, वहां पे हम बर्थ कंट्रोल के लिए आपके पास कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड्स का यूज करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे मैं आपको कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड्स में आपके पास डिफरेंट मेथड्स आते हैं, ठीक है। फर्स्ट है वो है टेम्परेरी मेथड, टेम्परेरी मेथड, ठीक है। टेम्परेरी मेथड में आता है रिदम मेथड, ठीक है। सेकंड इसमें आता है कोइटस इंटरप्ट,
लैक्टेशनल एमनोरोल। देखो सिंपल, मैं आपको सिंपल टर्म्स में इनको एक्सप्लेन कर देती हूँ, ठीक है। देखो जो आपके पास रिदम मेथड है वो क्या बता रहा है आपके पास, हमने एक चीज पढ़ी कि जो आपके पास फीमेल होती है उसमें एक मेंस्ट्रुअल साइकिल चलता है और उसमें एक स्पेसिफिक फर्टाइल पीरियड होता है और आपके पास जो एग है उसका जो लाइफ स्पैन होता है वो कितना होता है, 1 डे होता है, ठीक है, 24 आवर। तो रिदम मेथड क्या बोलता है कि जो आपके पास जो सेक्सुअल एक्टिविटी है, ठीक है, मतलब जो आप कॉपुलेशन होगी वो किस टाइम पे करनी चाहिए, जब आपके पास जो फर्टाइल पीरियड नहीं है, ठीक है। जो आपके पास फर्टाइल पीरियड है उसमें 5 to 7 डेज, ठीक है। जो 14 हमें पता है यहाँ पे, ठीक है, जो 14th डे है वहां पे क्या हो रही है, किसी भी जो फीमेल है उसका जो मेंस्ट्रुअल साइकिल है वहां पे 14th डे पे ओवुलेशन हो रही है, ठीक है। अभी ये थोड़ा सा आगे भी जा सकता है पीछे भी जा सकता है, ठीक है। तो आपको मान लो यहाँ पे, यहाँ से आपके पास जो 10 डे है, ठीक है, 10 to यहाँ पे 17 डे, ठीक है, इनके बीच में क्या करना है, इनके बीच में सेक्सुअली इंटीमेट नहीं होना है, ठीक है। तो उसको हम बोलते हैं रिदम मेथड। अगर इसके बीच में आप क्या करोगे, अवॉइड करोगे, ठीक है, तो क्या होगा, कभी भी प्रेगनेंसी नहीं होगी, ठीक है, इस केस में। बट हमेशा याद रखना जो आपके पास टेम्परेरी मेथड है इनको नेचुरल मेथड भी बोल देते हैं, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे किसी भी कॉन्ट्रासेप्टिव या किसी भी केमिकल का या किसी फिजियोलॉजिकल बैरियर का यूज नहीं किया जाता है, इसीलिए आपके पास 100% एक्योर नहीं होते हैं, ठीक है। बिल्कुल आपके पास ये नहीं हो कि 100% एक्यूरेसी होगी इनमें, नो, ठीक है, तो इनमें चांस रहते हैं। दूसरा है कोइटस इंटरप्ट। तो कोइटस इंटरप्ट का सिंपल सा मतलब क्या है कि अगर कोई कपल क्या कर रहा है, सेक्सुअली एक्टिव है, ठीक है, कॉपुलेशन के टाइम पे, ठीक है, कॉपुलेशन के टाइम पे जो सीमन है, ठीक है, सीमन रिलीज आउट ऑफ फीमेल जेनाइटल ट्रैक, ठीक है, जो फीमेल जेनाइटल ट्रैक है उसके बाहर सीमन को रिलीज करना है, तो उसको हम क्या बोल देते हैं, कोइटस इंटरप्ट्स। और एक है आपके पास लैक्टेशनल एमनोरिया। अब जो आपके पास प्रेग्नेंट लेडी होती है, ठीक है, जिनका जैसे जिनका भी अभी बेबी हुआ होता है, ठीक है, पार्चुरेशन, आफ्टर पार्चुरेशन, तो उस केस में क्या होता है, उनको मेंस्ट्रुएशन नहीं होती है, ठीक है। तो ये 6 मंथ तक उनको क्या होता है, अप्रोक्सीमेटली जो 6 मंथ है वहां तक क्या होते हैं, उनको मेंस्ट्रुएशन नहीं होती है। तो उस केस में क्या होता है, उस केस में अगर उस टाइम पे क्या कर ले, अगर सेक्सुअली एक्टिव है तो उस केस में प्रेगनेंसी रिसीवर नहीं होगी, ठीक है। तो यहाँ पे जो सेक्सुअल प्रैक्टिसेस रहेंगी वो इस टाइम पे क्या रहती है, सेफ रहती है, ठीक है। बट इनकी 100% एक्यूरेसी नहीं है, नॉट 100% एक्यूरेट, ठीक है। तो आपके पास जो नेचुरल मेथड्स होंगे या जो टेम्परेरी मेथड होंगे, ठीक है, उनमें किसी भी केमिकल का यूज नहीं किया जाएगा और 100% एक्यूरेट नहीं होते, समझ आई बात। जो दूसरा मेथड होता है वो होता है बैरियर मेथड, ठीक है। तो यहाँ पे हो गया मेथड, फर्स्ट मेथड हो गया ये, ठीक है। सेकंड में बात कर लेते हो आपके पास, वो है बैरियर मेथड, ठीक है। ये ठीक है, बैरियर मेथड में यूज किया जाता है फिजिकल बैरियर का, ठीक है, जैसे मेल के केस में वो यूज करते हैं कॉन्डम्स का, ठीक है। और वैसे ही जो फीमेल के केस है उसमें किस का यूज किया जा सकता है, सर्विकल कैप का, ठीक है, सर्विकल कैप, यहाँ पे लिख दिया मैंने फीमेल और यहाँ पे लिख दिया मैंने मेल, ठीक है। सर्विकल कैप हो गया, ठीक है, और वेजाइनल डायफ्राम, वेजाइनल डायफ्राम, ठीक है। तो जो वेजाइनल डायफ्राम्स हैं, ठीक है, और फीमेल कॉन्डम, ठीक है, इन तीनों का यूज करके क्या कर सकते हैं हम, जो आपके पास स्पर्म और, ठीक है, जो स्पर्म और एग है उसके बीच में क्या कर सकते हैं, पैरियर का यूज कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे इनका फ्यूजन नहीं होगा तो आपके पास प्रेगनेंसी अचीव नहीं होगा, ठीक है। इसमें जो आपके पास जो आपको थर्ड चीज लर्न करनी है, ठीक है, इसमें ये पूछा जाता है इसके एग्जाम्पल आईयूडीज, ठीक है, आईयूडी स्टैंड फॉर इंट्रा यूट्राइन डिवाइसेस, ठीक है। अब जो आईयूडीज है, ठीक है, अब ये क्या प्रिवेंट करता है, आईयूडीज प्रिवेंट करते हैं फर्टिलाइजेशन को, एग को और इम्प्लांटेशन को, ठीक है। तो ये आपके पास फर्टिलाइजेशन ऑफ एग, ठीक है, और इम्प्लांटेशन ऑफ एग को क्या करते हैं, प्रिवेंट करते हैं,
आईओडीज में आपके पास एग्जांपल आ जाएगा सीयूटी, ठीक है, लू, ठीक है, कॉपर 7, प्रोजेस्टासर्ट, ठीक है, और लास्ट है वो है LNG 20, ठीक है। तो ये किसके एग्जांपल हो जाएंगे, ये हो जाएंगे आईओडीज के एग्जांपल, ठीक है। तो इनमें आपको ज़्यादा नहीं, बस आपको ये पता होना चाहिए कि ये आपके पास किसका एग्जांपल है, किसका नहीं। अब जो आईओडीज है ना, इनकी वैसे कैटेगरी है, ठीक है। आईओडीज को कैटेगराइज किया है, ठीक है, डिफरेंट। आपके पास जो 3 कैटेगरीज हैं, ठीक है। जो फर्स्ट है उसको बोलते हैं नॉन मीडिएटेड आईओडीज, जिसमें आता है आपके पास लिपिस लूप, ठीक है। ये जो इसका फुल फॉर्म होती है आपके पास लिपिस लूप, ठीक है। ये किस में आता है, ये आता है नॉन मीडिएटेड आईओडी, कॉपर रिलीजिंग आईओडी होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आपको पता ही लग रहा है, दोनों को मैं साथ लिख देती हूँ, ठीक है। एक आपके पास कौन सा हो गया कॉपर टी, और एक क्या हो गया CU7, और एक इसका एग्जांपल है मल्टी लोड 375, ठीक है। ये आप तीनों आपके पास कैसे हैं, कॉपर रिलीज, ठीक है। ये क्या करेंगे, कॉपर रिलीज करते रहेंगे, ठीक है। जो क्या करेगा, जो स्पर्म है उसकी मोटिलिटी को डिक्रीज कर देगा, ठीक है। कॉपर रिलीजिंग आयोडीज हैं, आयोडीज स्टैंड फॉर इंट्रायूट्राइन डिवाइसेस, ठीक है। जो फीमेल है उसके यूट्रस में, जो आपके पास नर्स है या कोई भी आपके पास डॉक्टर है, उसकी हेल्प से क्या किया जाता है, उसके यूट्रस में एक डिवाइस फिट की जाती है, जो क्या करती है बेसिकली, वो जो यूट्रस है उसका जो एनवायरनमेंट है उसको हॉस्टाइल बना देती है, ठीक है। मतलब वो जो फॉरेन जो स्पर्म है उसको फॉरेन काउंट करके एकदम से उस पर अटैक करने लग जाए, ठीक है। और जो हार्मोन रिलीजिंग आयोडीज होते हैं, ठीक है, उसका एग्जांपल है आपके पास प्रोजेस्टासर्ट और LNG 20, ठीक है। ये कैसे हैं, ये हार्मोन रिलीजिंग है, रिलीजिंग आयोडीज, ठीक है। और यहाँ पे मान लो मेरे पास ये थोड़ा सा मैं आपको ये स्पर्म है, ठीक है, ये इसका तेल है। तो यहाँ पे क्या हो जाता है, जो कॉपर आयन है वो बेसिकली क्या करते हैं, स्पर्म की यहाँ पे अटैक कर देंगे, और जो स्पर्म है उसकी मोटिलिटी को डिक्रीज कर देते हैं, ठीक है। अगर स्पर्म मोटाइल नहीं होगा, मोटिलिटी, ठीक है, तो वो आपके पास फर्टिलाइजेशन नहीं कर सकता, ठीक है, ठीक है। तो आईओडीज को क्या माना जाता है, आइडियल कॉन्ट्रासेप्टिव माना जाता है, ठीक है, जो वुमेन्स प्रेगनेंसी नहीं करना चाहिए, ठीक है। तो कॉपर रिलीजिंग आईओडीज होते हैं, नॉन मीडिएटेड आईओडीज होते हैं, और हार्मोनल रिलीजिंग होते हैं। तो इनका आपको एग्जांपल पता होने चाहिए, ये अलग अलग है, CUT7, ठीक है, मल्टी लोड 375, ये कैसा है, कॉपर रिलीजिंग है। लिपिस लूप कैसा है, नॉन मीडिएटेड है, ठीक है। और जो प्रोजेस्टासर्ट है और LNG है, ये कैसे हैं, हार्मोनल आयोडीज है। मतलब ये क्या करेंगे, हार्मोन को इनबैलेंस कर देंगे, ये कॉपर रिलीज कर देंगे, ठीक है, और ये कंडीशन को हॉस्टाइल कर देंगे, यूट्रस की कंडीशन को, क्लियर है ना, ठीक है। और उसके बाद आता है हार्मोनल में थर्ड जो मेथड है, ठीक है, वो है हार्मोनल मेथड, ठीक है। हार्मोनल बेसिकली किसका यूज करते हैं, पिल्स का यूज करते हैं, ठीक है। जैसे एग्जांपल सहेली और माला डी, और माला डी, ठीक है। ये क्या करते हैं, जो एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन का लेवल है उसको उससे क्या करते हैं, उसको अल्टर कर देती हैं ये मेडिसिन, ठीक है। मतलब हार्मोन्स को क्या कर देंगी, इम्बैलेंस कर देंगी, ठीक है। दूसरा इसका एग्जांपल है आपके पास नॉर प्लांट, ठीक है। तो जो आपके पास नॉर प्लांट है वो क्या करता है, इसको अंडर स्किन इंजेक्ट किया जाता है, और ये बेसिकली क्या करता है, जो प्रोजेस्टेरोन का लेवल है उसको क्या कर देता है, अल्टर कर देता है, चेंज कर देता है, ठीक है। तो बस आपको इतना याद रखना है। और जो परमानेंट मेथड होता है, ठीक है, जिसको
रिवर्स नहीं कर सकते। परमानेंट मेथड में लास्ट है परमानेंट मेथड। ठीक है, तो परमानेंट मेथड में आपको 2 मेथड्स पता होने चाहिए बेसिक से, जिनको सर्जरी से क्या किया जाता है, कट किया जाता है और रिमूव कर दिया जाता है। ठीक है, एक वैसेक्टोमी है, ये आपको पता भी होगा ना, एक होता है वैसेक्टोमी, आपने स्टडी किया होगा। ठीक है, और एक होता है ट्यूबेक्टोमी। ठीक है, तो ट्यूबेक्टोमी का वैसेक्टोमी का मतलब क्या है, जब आप क्या कर रहे हो सर्जिकली पीस ऑफ वास्ट डिफरेंस, ठीक है, किसका पीस, वास्ट डिफरेंस किसका पार्ट है, मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का। मेल ठीक है, का। तो वहाँ पे थोड़ा सा इंसिजन करके आप क्या कर रहे हो, उसको रिमूव कर रहे हो। तो अब जो मेल है उसमें जो मेल होगा उसकी जो सिक्रीशन होगी उसमें सिर्फ सेमिनल प्लाज्मा होगा, वहां पे स्पर्मा नहीं आएगा। ठीक है, और ट्यूबेक्टोमी क्या होता है, जब आप क्या कर रहे हो फैलोपियन ट्यूब को कट और टाइट कर रहे हो। ठीक है, तो ट्यूबेक्टोमी कहाँ होती है, फैलोपियन ट्यूब या ओविडक्ट में। ठीक है, फैलोपियन ट्यूब को और क्या बोल देते हैं, ओविडक्ट बोल देते हैं। ठीक है, तो इनमें आपके पास परमानेंट मेथड रहेंगे। ठीक है, और एक लास्ट एक होता है मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी, एक होता है, एक टर्म आपको पता होनी चाहिए बस। ठीक है, एमटीपी बोलते हैं इसको। ठीक है, एमटीपी क्या है, मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी। ठीक है, अगर कोई वुमेन क्या करती है, अगर कोई वुमेन चाइल्ड को नहीं चाहती है, ठीक है, तो वॉलंटरी क्या कर सकती है, वो बच्चे को अबॉर्शन करवा सकती है सिंपल टर्म्स में। ठीक है, और ये सेफ कब तक होता है, ये पूछ ले रहे थे। ठीक है, ये सेफ कब तक होता है, अप टू 12 वीक। ये सिर्फ 12 वीक्स तक की क्या होता है, ये प्रोसीजर सेफ होता है। ठीक है, अब जो आपके पास एमटीपी है उसको क्या किया गया है, अब इनपिट किया गया है। अगर इसको 12 वीक के बाद, मतलब अब क्या हो रहा है, देखो एक आपके पास टेक्निक है जिसको क्या बोलते हैं, एमनियोसेंटेसिस। ठीक है, आप सबने इसके बारे में सुना भी होगा। ठीक है, तो एमनियोसेंटेसिस आपके पास एमनियोसेंटेसिस। ठीक है, एमनियोसेंटेसिस ऐसी टेक्निक है जो किसमें हेल्प करती है, ऐसे तो इसको बनाया गया था। ठीक है, इसका जो मेनली यूज था वो किसके लिए करता था, ये डिटरमाइन करती थी जेनेटिक डिसऑर्डर को। डिटरमाइन हेल्प्स टू डिटरमाइन, एमनियोसेंटेसिस क्या करती है ये, हेल्प टू डिटरमाइन जेनेटिक डिसऑर्डर। ठीक है, अगर किसी जो डेवलपिंग बेबी है उसमें कोई जेनेटिक डिसऑर्डर है तो उसको फाइंड आउट करने के लिए किसका यूज किया जाता है, एमनियोसेंटेसिस टेक्निक का। ठीक है, जो आपके पास प्लेसेंटा है उनमें उसमें प्रेजेंट होता है, प्लेसेंटा में प्रेजेंट होता है फ्लूइड जिसको बोलते हैं एमनियोसेंटिक। ठीक है, वहां से आपके पास जो कुछ सेल्स है, कुछ फ्लूइड सिरिंज के थ्रू लिया जाता था और इसको ऑब्जर्व किया जाता था कि उसमें जो कोई बच्चा है उसमें कोई जेनेटिक डिसऑर्डर तो नहीं है। ठीक है, तो वहां पे इसको यूज किया जाता था, बट बाद में इसका क्या होने लग गया, मिस यूज होने लग गया। ठीक है, तो जो आपके पास एमनियोसेंटेसिस टेक्निक है उसको बैन कर दिया था 1994 में। कहाँ पे, इंडिया में। क्यों बैन किया, क्योंकि इसका मिसयूज होने लग गया था, किसके लिए, फिटिसाइड के लिए। ठीक है, क्योंकि आपको पता है जो वुमेन होती है उसमें अराउंड आपके पास जो थर्ड मंथ होता है उसमें क्या होता है, अराउंड थर्ड मंथ में एक्सटर्नल जेनिटेलिया डेवलप हो जाता है। ठीक है, तो इस फ्लूइड से किसका पता लगाते थे, मेल और फीमेल का पता लगाते थे। अगर फीमेल चाइल्ड होती थी तो उसको क्या करते थे, मार देते थे। ठीक है, तो ये टेक्निक एमनियोसेंटेसिस किसके लिए यूज की जाती है, जेनेटिक डिसऑर्डर को डिटरमाइन करने के लिए। इसको बैन कब किया गया, 1994 में। कहाँ पे, इंडिया में। ठीक है, क्यों, क्योंकि आपके पास वो फिटिसाइड के केसेस को क्या कर रही थी, इंक्रीज कर रही थी। और जो आपके पास एक्सटर्नल जेनिटेलिया वो कब अपीयर हो जाते हैं बेबी में, तो 3 मंथ में अपीयर हो जाते हैं। ठीक है, तो ये आपको कुछ चीजें पता होनी चाहिए। कितना क्लियर है, And best studied in which stage, ma'am? Metaphase? किस बारे में पूछ रहे हो आप, एमनियोसेंथेसिस के बारे में। आपके पास जो एमनियोसेंटेसिस है उसमें हम जेनेटिक, वहां पे आपके पास जो एमनियोसेंटेसिस है वो थर्ड मंथ, वहां पे डिवीजन की बात नहीं हो रही है कौन सी सेल में, आपके पास जो एम्ब्रियो डेवलप हो रहा है उसी टाइम पे जो उसके साइड में फ्लूइड होता है उसमें कुछ उसकी स्टेम सेल्स होती हैं। अब हमें पता है जो स्टेम सेल्स होती हैं उनमें कैपेसिटी होती है बाकी सेल्स बनाने की।
अच्छा, इसको मैं उसके लिए एक वो आता है ना कि व्हिच स्टेट इज़ बेस्ट स्टडीड, तो वो मेटाफेस प्लेट होती है ना जिसपे वो अपने आप को मेटाफिजिक प्लेट पे अरेंज करते हैं। हाँ जी, तो आपके पास जो मॉर्फोलॉजिकल स्टडी ऑफ क्रोमोसोम, ठीक है, वो ओके। आप क्वेश्चन पूछ रहे हो, वो पूछ रहे हो कि हुँ, अगर आपने मॉर्फोलॉजी स्टडी करनी है, मॉर्फोलॉजी स्टडी ऑफ क्रोमोसोम, ठीक है, ओके, अगर आपने क्रोमोसोम की मॉर्फोलॉजी स्टडी करनी है तो उसके लिए जो बेस्ट स्टेज होती है वो होती है मेटाफेज। मेटाफेस। ठीक है, इसके अलावा आपको ये पता होना चाहिए जो फैमिली प्लानिंग है, ठीक है, फैमिली प्लानिंग कब स्टार्ट हुई थी, ठीक है, फैमिली प्लानिंग प्रोग्राम जो था, ठीक है, वो इनिशिएट हुआ था इंडिया में 1951 में, ठीक है, इसकी इनिशिएशन स्टार्ट हुआ था, ठीक है, बस इसमें आपको थोड़ा थोड़ा ये पता होना चाहिए, ठीक है। एमनियोसेंटेसिस में आपके पास बैन पूछ लेते हैं कि कब बैन हुई थी, ठीक है, और फैमिली प्लानिंग इनिशिएशन कब हुई थी, 1951, ठीक है। आई होप इतना आपको क्लियर होगा, ठीक है। नेक्स्ट मैं आपके पास बात कर लेती हूँ, ठीक है, वो है सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज की, ठीक है, जो आपके पास इंपॉर्टेंट रहता है, ठीक है, और वहाँ से क्वेश्चन आने के चांसेस होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे मैं बात करती हूँ एसटीडी की, सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीजेस की, ठीक है। एक साइड पे मैं डिजीज का नाम लिख रही हूँ, ठीक है, एक साइड पे मैं बैक्टीरिया लिखूंगी, मतलब जो कॉज कर रहा है, तो यहाँ पे मैंने लिख दिया डिजीज, ठीक है, और यहाँ पे लिख दिया कॉजेटिव एजेंट, ठीक है, बस आपको इतना सा पता होना चाहिए इनमें, ठीक है। फर्स्ट डिजीज है वो है सिफेलिस, ठीक है, और इसको काउज करता है कौन, बैक्टीरिया, ठीक है, कौन सा बैक्टीरिया, उसको बोला जाता है ट्रेपोनिमा पैलिडम, ठीक है, ये कौन सा डिजीज काउज करता है, सिफेलिस, ठीक है। अब जो इसके सिम्टम्स होते हैं, ठीक है, सिम्टम्स में क्या हो सकता है, जो फर्स्ट स्टेज है उसमें पेनलेस अल्सर हो सकता है, ठीक है, और जेनाइटल जो एरिया है वहाँ पे स्वेलिंग आ सकती है, ठीक है, लोकल एरिया में, ठीक है। सेकंड स्टेज में क्या हो सकता है, स्किन लेसेंस, वहाँ पे रैशेज पड़ने लग जाएंगे, स्किन लूज हो जाएगी, ठीक है, सिक्रेशन स्टार्ट होने लग जाएगी, ठीक है, और तो ये आपके पास, और फोर्थ स्टेज में क्या हो सकता है, ब्रेन डैमेज हो सकता है, ब्लाइंडनेस हो सकती है, मतलब ये जो बैक्टीरिया होगा वो फिर यूट्रस से जाके अब डिफरेंट आपके पास ऑर्गन्स को क्या करने लग जाएगा, अफेक्ट करने लग जाएगा, ठीक है। इसमें आपको सिर्फ कुछ चीजें याद रखनी है, एक है इंक्यूबेशन पीरियड, ठीक है, कब वो एंटर कर रहा है और कब इन्फेक्शन कर रहा है, तो इंक्यूबेशन पीरियड होता है उसका 10 to 19 days, ठीक है। दूसरा आपने याद रखना है डायग्नोसिस, डायग्नोसिस में कैसे डायग्नोस करते हैं, तो करते हैं हम एंटीबॉडी डिटेक्शन, ठीक है, एंटीबॉडी डिटेक्शन कौन से मेथड से, एंटीजन एंटीबॉडी इंटरेक्शन, एलाइजा का यूज करेंगे यहाँ पे, ठीक है, तो एलाइजा टेस्ट यूज किए जाते हैं, और आपके पास ट्रीटमेंट की बात करें तो बैक्टीरियल है तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, जैसे पेंसिलिन हो गया, टेट्रासाइक्लिन हो गया, तो एंटीबायोटिक्स यूज की जाएंगी, बायोटिक्स, क्लियर है, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट डिजीज है हमारे पास वो है गोनोरोहिया, ठीक है, पहले मैं किसकी बात कर रही हूँ, बैक्टीरियल डिजीजेस की बात कर रही हूँ, तो फर्स्ट बैक्टीरियल डिजीज सिफाइलिस होगी, सेकंड है गोनोरोहिया, इसका जो कॉजेटिव एजेंट है वो है निजेरिया गोनोरोहिया, ठीक है, इनको अंडरलाइन कर लेना, ठीक है। जो इसका इंक्यूबेशन होता है पीरियड होता है वो होता है 2 to 5 days, ठीक है। अब ये जो डिजीज है, अब यहाँ पे हमने क्या देखा, ये जो डिजीज है अगर मैं बात करूँ सिफेलिस की, तो सिफेलिस कैसे आपके पास फैल सकती है, स्प्रेड कैसे हो सकती है, तो ये हो सकती है सेक्सुअल कॉन्टेक्ट से, ठीक है, और मदर से फिटस में भी जा सकती है, ठीक है, तो यहाँ पे दो इसके रीजन रहेंगे, एक रहेगा सेक्सुअल कॉन्टेक्ट ट्रांसमिशन का, और एक रहेगा मदर टू फिटस, ठीक है, मदर से बच्चे में जा सकता है, ठीक है।
दूसरा आपके पास गोनोरोहिया, जिसको मैंने नेज़ेरिया गोनोरोहिया बोला, ठीक है। इसका 2 to 5 डे इंक्यूबेशन पीरियड है, ठीक है। अब जितने भी डिजीजेस हैं, ठीक है, अब हम सेक्सुअल डिजीजेस की बात करें तो वहाँ पे सेक्सुअल कॉन्टैक्ट कॉमन रहेगा, ठीक है। इसके अलावा जो गोनोरोहिया हो सकती है, अगर आप क्या कर रहे हो टॉयलेट्स, ठीक है, अगर क्लीन टॉयलेट्स का यूज नहीं हो रहा है, ठीक है, वहाँ पे जो डिजीज है, पहले इन्फेक्टेड पर्सन वहाँ पे टॉयलेट करके गया, सेम टाइम पे आप यूज कर रहे हो उसको, ठीक है, तो आपको वो वहां से आपके पास डिजीज हो सकती है, ठीक है। तो एक सेक्सुअल कांटेक्ट हो गया, एक अनहाइजीन से, ठीक है, दोनों चीजों से गोनोरिया हो सकता है, ठीक है। ठीक है, तो यहाँ पे भी आपके पास जो ट्रीटमेंट रहेगी वो सेम ही रहेगी, ठीक है। आपके पास किसका यूज, अगर बैक्टीरियल डिजीज है तो किसका यूज कर सकते हैं, एंटीबायोटिक्स का यूज कर सकते हैं। यहाँ पे आपके पास इन दोनों में ही किसका यूज किया जाता है, एलाइजा का यूज किया जाता है, और दूसरा यहाँ पे यूज किया जाता है वीडीआरएल का, ठीक है, वनरेबल डिजीजेस रिसर्च लेबोरेटरी, ठीक है। वहाँ पे आपके पास क्या किया जाता है, डिफरेंट टेक्निक्स का यूज किया जाता है डिटेक्ट करने के लिए, ठीक है, एंटीबॉडी और एंटीजन इंटरेक्शन पे ही बेस्ड रहेगी, क्लियर है। थर्ड जो मैं बात करती हूँ वो करती हूँ वायरस डिजीजेस की, वायरल डिजीजेस की, जो वायरस काउज करता है, ठीक है। फर्स्ट है उसमें एड्स, कौन एजेंट कौन होगा, एचआईवी, ह्यूमन इम्यूनो डेफिशिएंसी वायरस, ठीक है। इंक्यूबेशन पीरियड कितना हो सकता है, 6 to, ठीक है, 6 month to 10 years, ठीक है। तो तभी बोलते हैं आपके पास जो एचआईवी है, एचआईवी एंटर करता है, और जो एड्स होता है उसमें क्या होता है, बहुत ज्यादा टाइम होता है, ठीक है। तो अगर अर्ली स्टेज पे पता करना हो तो हम किसका टेस्ट, कौन सा टेस्ट यूज करेंगे, यहाँ पे भी हम एलाइजा का यूज करेंगे, एंजाइम लिंक्ड इम्यूनोसॉर्बेंट टेस्ट से, और दूसरा यहाँ पे टेक्निक यूज होगी वो होगी पॉलीमरेज चेन रिएक्शन, ठीक है। तो कई बार आपके पास इसके अलावा भी है, आपके पास जो हमने बायोटेक पढ़ा था उसमें हमने बायो एप्लीकेशन पढ़ी थी, ठीक है, तो वहां भी आपसे सेम क्वेश्चन पूछा जा सकता है, ठीक है। और यहाँ पे आपके पास जो ट्रीटमेंट होगी वहां पे क्या दिया जाएगा, एंटी रिट्रो वायरल ड्रग, क्योंकि आपको पता है जो आपके पास एंटी रिट्रो वायरल ड्रग, ठीक है, जो जैसे एचआईवी वायरस है तो वो क्या करता है आपके पास, वो एक रिट्रो वायरस है जो क्या करेगा आपके पास, पहले आरएनए को किसमें कन्वर्ट कर सकता है, डीएनए में, ठीक है। तो आपको एंटी रिट्रो वायरल ड्रग का यूज करना पड़ेगा उसके, ठीक है। सेकंड आपके पास जो डिजीज है वो है हेपेटाइटिस बी, हेपेटाइटिस बी, ठीक है। ये किससे होती है, हेपेटाइटिस बी वायरस से, ठीक है, एचबीवी लिख दिया मैंने, ठीक है। इसका इंक्यूबेशन पीरियड होता है 30 to 80 days, ठीक है। और मैक्सिमम मेथड्स में आप किसका यूज करोगे, मेथड्स आपके पास एलाइजा कॉमन रहेगा सब में, ठीक है, एलाइजा और पीसीआर, ठीक है। तो बेसिकली यहाँ पे एलाइजा का यूज किया जाता है, ठीक है। और जो ड्रग रहेगी वो रहेगी एडिफोविर। तो आपको मेन जो याद रखना है वो सिर्फ इतनी सी चीजें याद रखनी है, कौन पॉजिटिव एजेंट है और कौन सी डिजीज आपके पास वायरल है, ठीक है, और कौन सी बैक्टीरियल, ठीक है। थर्ड मैं आपको मेंशन कर देती हूँ, थर्ड है जेनाइटल हर्ब्स, जेनाइटल हर्ब्स, ठीक है। ये कौन कॉज करता है, हर्ब्स सिंप्लेक्स वायरस, सिंप्लेक्स वायरस, इसको हम क्या बोल सकते हैं, HSV शॉर्ट में, ठीक है। तो इसका जो इंक्यूबेशन पीरियड होता है वो भी सेम ही रहता है, 30 to 80 days, ठीक है। तो ये आपके पास क्या रहेंगी, डिजीजेज रहेंगी और सेम इनकी डिटेक्शन रहेगी, ठीक है। तो आपके पास जो मेन है वो मैंने लिखवा दिया, बाकी आपको सिर्फ डिजीज के नाम पता होने चाहिए, पॉजिटिव एजेंट पता होना चाहिए, ठीक है। और लास्ट है जेनाइटल वॉर्ट, ठीक है। तो जो जेनाइटल वॉर्ट है वो किसकी वजह से होगी, सेक्सुअल इंटरकोर्स, ठीक है, अगर इन्फेक्टेड पर्सन है तो उससे आपको हो जाएगा, ठीक है। और इसका जो पॉजिटिव एजेंट होता है वो होता है एचपीवी, ठीक है, ह्यूमन पेपिलोमा वायरस, ह्यूमन पेपिलोमा,
तो आपने सुना भी होगा कि मैरिज से पहले HPV का टेस्ट करवाते हैं, ठीक है, कई लोग, ठीक है, तो या फिर HIV का टेस्ट करवाते हैं, ठीक है। तो ये आपके पास क्या रहेंगे, मेनली वायरल डिजीजेज रहेंगे, जो क्या है सेक्सुअली ट्रांसमिटेड। जितनी भी डिजीजेज लिखा रहे हैं उनमें सारी STD हैं, सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीजेज, ठीक है। उसके बाद है प्रोटोजोन डिजीज, प्रोटोजोन काज करता है प्रोटोजोन STD। तो यहाँ पे आपको दो याद रखनी है, एक है ट्राइकोमोनियासिस, ठीक है, और एक है एमीबोइसिस, ठीक है। अब जो ट्राइकोमोनियासिस होगी वो किससे होगी, ट्राइकोमोनास वेजिनैलिस, ठीक है, इससे होगी। और जो आपके पास एमीबियोसिस है वो होगी एंटामीबा हिस्टोलिटिका से, एंटामीबा हिस्टोलिटिका से। बेसिकली आपको मेन मेन जो डिजीज है वो आपको पता होनी चाहिए, क्लियर है इतना। यस मैम। उसके बाद मैं आपको फर्स्ट है असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजी, ठीक है, उसके बारे में बता देती हूँ, ठीक है, आर्ट के बारे में। असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजीज के बारे में बता देती हूँ, ठीक है। और देखो जो आपके पास आर्ट है उसमें आपके पास फर्स्ट है इन विट्रो फर्टिलाइजेशन, ठीक है, अभी आपको पता ही होगा शायद, ठीक है। इन विट्रो फर्टिलाइजेशन, इन मतलब इनसाइड, विट्रो मतलब लैब, ठीक है। फर्टिलाइजेशन कहाँ पे हो रही है, लैब के अंदर जो फर्टिलाइजेशन होती है उसको हम क्या बोल देते हैं, इन विट्रो फर्टिलाइजेशन बोल देते हैं, ठीक है, IVF, एग्जाम्पल के लिए शॉर्ट में क्या इन विट्रो फर्टिलाइजेशन बोल देते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है आपके पास, मान लो इन लैब फर्टिलाइजेशन लैब में हो रही है, लैब में क्या हुआ, एग लिया, स्पर्म लिया। अब यहाँ पे फ्यूजन कहाँ पे हो रहा है, आउटसाइड द बॉडी हो रहा है, ठीक है। एक होता है आपके पास इन विवो फर्टिलाइजेशन, ठीक है। तो इन विवो फर्टिलाइजेशन में क्या होगा, जो फर्टिलाइजेशन हो रही है वो कहाँ पे हो रही है, चाहे आप कहीं से आपने जो आपके पास डोनर है वहां से आपने एग लिया चाहे स्पर्म लिया, बट फर्टिलाइजेशन कहाँ पे हो रही है, बॉडी में हो रही है, तो उसको हम बोलेंगे इन विवो फर्टिलाइजेशन, ठीक है। तो आपके पास IVF का बेस्ट एग्जांपल आपने सुना होगा टेस्ट ट्यूब बेबी, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, जो फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमेट हो रहा है वो कहाँ पे हो रहा है, लैब में हो रहा है, ठीक है, इन विट्रो हो रहा है, क्लियर है, ठीक है। तो आपके पास जो डोनर है वहां से आप क्या लोगे, फीमेल डोनर से आप एग लोगे, मेल डोनर से आप क्या लोगे, स्पर्म लेंगे, ठीक है, और इसको क्या बोलेंगे, और फ्यूजन कहाँ पे करवाएगा, लेबोरेटरी में एप्रोप्रिएट कंडीशन में फ्यूजन करवा दिया जाएगा, जिसको हम क्या बोलेंगे, इन विट्रो फर्टिलाइजेशन बोलेंगे, ठीक है। अब इसमें आपने मेन जो याद रखना है वो आपने रखना है, एक आपने रखना है जिफ्ट क्या होता है, ठीक है, और एक आपने टर्म याद रखनी है, ठीक है, वो रखनी है आपके पास IUT, ठीक है। जिफ्ट है आपके पास जाइगोट इंट्रा फैलोपियन ट्रांसफर, ठीक है। अब जाइगोट इंट्रा फैलोपियन ट्रांसफर का क्या मतलब हुआ, कि जो आपके पास अर्ली एम्ब्रियो है, ठीक है, जो जाइगोट है, अब देखो यहाँ पे फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमेट हो गया तो क्या बन गया होगा, फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमेट एम्फीमिक्सिस इज कॉल्ड द जाइगोट, ठीक है। अब ये जाइगोट क्या करेगा, जाइगोट स्टार्ट कर देगा क्लीवेज, ठीक है। और जब आपके पास यहाँ पे क्लीवेज होगी, ठीक है, और कौन सी स्टेज में, जो क्लीवेज है उसमें अप टू 8 ब्लास्टोमियर, ठीक है, अगर अप टू 8 ब्लास्टोमियर स्टेज तक आप क्या करते हो, इसको ट्रांसफर कर देते हो कहाँ पे, फीमेल की बॉडी में, ठीक है, फीमेल के यूट्रस में, सॉरी फीमेल की फैलोपियन बॉडी में, ठीक है। अब हमें पता है जो 8 ब्लास्टोमियर स्टेज होगी वो कहाँ पे होगी, फीमेल की फैलोपियन ट्यूब में ही होगी, ठीक है। तो अगर वहां पे उसको ट्रांसफर कर देंगे तो उसको हम क्या बोलेंगे, जाइगोट। किसको ट्रांसफर करा जा रहा है, जो लैब में जाइगोट की फॉर्मेशन हुई
उसको फैलोपियन ट्यूब में ट्रांसफर करा जा रहा है, इसलिए हम बोलेंगे इसको जाइगोट इंट्राफैलोपियन ट्रांसफर। ठीक है, और उसके बाद है हमारे पास सेकंड, वो है इंट्रा यूट्राइन ट्रांसफर। ठीक है, जब अप टू यहाँ पे 8 ब्लास्टोमेयर है, अबव देन 8 ब्लास्टोमेयर, ठीक है, उसको हम क्या बोलेंगे, इंट्रा यूट्राइन ट्रांसफर। ठीक है, अब यहाँ पे जो ट्रांसफर होगा वो यहाँ पे फैलोपियन ट्यूब में ट्रांसफर किया था। ठीक है, अब यहाँ पे जो जाइगोट ट्रांसफर होगा वो कहाँ पे होगा, ठीक है, जाइगोट नहीं बोलेंगे, हम इसको एम्ब्रियो बोलेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे जो एम्ब्रियो ट्रांसफर होगा वो कहाँ पे होगा, यूट्रस में होगा। ठीक है, तो यूट्रस में होगा, डायरेक्ट हो क्या हो जाएगा, फिर इम्प्लांट हो जाएगा। ठीक है, दोनों में फर्क समझ आया, जाइगोट क्या होता है, सॉरी जिफ्ट क्या होता है और आईयूटी क्या होता है। ये मैम जिफ्ट में जो है जाइगोट कौन सी जब वो 8 सेल मतलब 8 सेल डेवलप हो गए तब करते हैं। हाँ, जो 8 आपके पास अर्ली, ठीक है, अर्ली में जैसे मान लो एक से जाइगोट में क्या होता है, एक सेल क्लीवेज होगी ना, एक से 2 सेल बनेगी, ठीक है, 2 से 4 बनेगी, ठीक है, 4 से 8 बनेगी। तो इससे पहले चाहे 2 सेल स्टेज में, 4 सेल स्टेज में, 8, ठीक है, अप टू 8 तक, ठीक है, हम क्या कर सकते हैं, इसको ट्रांसफर करवा देंगे। ठीक है, अप टू 8 स्टेज तक। अगर इससे ज्यादा होगा, क्योंकि यहाँ पे फैलोपियन ट्यूब में फिर वो क्या करेगा, आगे क्लीवेज करता जाएगा कॉन्टिन्यूटी में। ठीक है, बट अगर 8 ब्लास्टोमेयर से ज्यादा हो गया है तो उस केस में हम उसको यूट्रस में, क्योंकि यूट्रस में अब उसको क्या टाइम आ गया, इम्प्लांटेशन का टाइम आ गया, तो हम उसको कहाँ पे ट्रांसफर करेंगे, सिर्फ यूट्रस में ट्रांसफर करेंगे, फिर हम फैलोपियन ट्यूब में ट्रांसफर नहीं करेंगे। क्लियर है? तब वो उसमें डेवलप हो गया होगा ना एम्ब्रियो में, देन इट विल नॉट बी अ जाइगोट। ओके, हाँ, तो आपके पास जाइगोट नहीं होगा तो फिर एम्ब्रियो का ट्रांसफर हो रहा है वहाँ पे। ठीक है, उसके बाद मैंने आपको क्या बताया, इन विवो फर्टिलाइजेशन बताया। ठीक है, इन विवो फर्टिलाइजेशन में क्या हो रहा है, इनसाइड द बॉडी, हाँ, मतलब नॉट इन द लैब। आर्ट है ना, उसका यूज कहाँ पे किया जा रहा है, कोई कपल है, ठीक है, वो बेसिकली सेक्सुअली एक्टिव है, बट क्या कर रहा है, वो कंसीव नहीं कर पा रहा है, तो वहां पे हम आर्ट टेक्निक्स का यूज करते हैं। जैसे आपने टेस्ट ट्यूब बेबी सुना होगा, जो इन विट्रो फर्टिलाइजेशन का एग्जांपल है, और जिसमें जिफ्ट और आईटी आता है। ठीक है, और एक मैं बता रही हूँ आपके पास इन विवो फर्टिलाइजेशन। अब देखो, इन विवो फर्टिलाइजेशन किस केस में करेंगे, जैसे मान लो जो मेल है, ठीक है, मेल में जो स्पर्म काउंट है वो कम है, या मेल का जो स्पर्म है उसकी मोटिलिटी कम है, तो इस केस में हम क्या करेंगे, वहां पे हम यूज करेंगे जिफ्ट का। ठीक है, अब यहाँ पे फर्टिलाइजेशन कहाँ पे होगी, फर्टिलाइजेशन तो बॉडी में ही होगी। यहाँ पे फर्टिलाइजेशन कहाँ होगी, बॉडी में ही होगी। इसको हम बोलते हैं गैमेट फैलोपियन ट्रांसफर। ठीक है, तो गैमेट इंट्राफैलोपियन ट्रांसफर। अब यहाँ से क्या होगा, हम कलेक्ट करेंगे। अब यहाँ पे जो जिफ्ट है उसका यूज कर सकते हैं। जैसे मान लो कोई फीमेल है, वो क्या कर रही है, एग प्रोड्यूस नहीं कर पा रही है, तो हमने क्या किया, किसी डोनर से क्या किया, डोनर फीमेल से, मदर से एग लिया। ठीक है, और उसको कहाँ पे, अब हमें पता है जो फैलोपियन ट्यूब का एम्पुलर रीजन है वहां पे क्या होती है, फर्टिलाइजेशन, तो हमने एग को यहाँ पे ट्रांसफर कर दिया। ठीक है, अब जब इंटरकोर्स हुआ उसके बाद क्या होगा, स्पर्म आएगा और यहाँ पे फ्यूजन होगी। फ्यूजन कहाँ पे हो रही है, बॉडी के अंदर हो रही है, इसलिए क्या बोला इसको, गैमेट इंट्राफैलोपियन ट्रांसफर। ठीक है, सेम एग लिया। वैसे हम क्या कर सकते हैं, मान लो कोई फीमेल है वो एग तो प्रोड्यूस कर पा रही है, बट मेल है वो क्या कर रहा है, स्पर्म प्रोड्यूस नहीं कर पा रहा है, तो हम क्या करेंगे, उसको इंसेमिनेट करवा देंगे उसको। ठीक है, ठीक है, और एक आपने इसमें और इन विट्रो में एक चीज और याद रखनी है, इसका एक और एग्जांपल है आपके पास, इसको हम क्या बोलते हैं, ICSI। ठीक है, स्टैंड फॉर इंट्रा साइटोप्लाज्मिक स्पर्म इंजेक्शन, साइटोप्लाज्मिक स्पर्म इंजेक्शन। ठीक है, अब देखो इस टेक्निक में क्या हुआ, जो फीमेल है, फीमेल से क्या लिया, मतलब लेबोरेटरी में हो रही है, इन विट्रो मतलब लैब में हो रही है, तो फीमेल से क्या लिया, एग लिया। ठीक है, अब माइक्रोपिपिट के थ्रू से, ठीक है, इंजेक्शन की हेल्प से, माइक्रोपिपिट की हेल्प से किसको ट्रांसफर करवा दिया, स्पर्म को एग के साइटोप्लाज्म में ट्रांसफर कर दिया। ठीक है, जो स्पर्म का न्यूक्लियस था। ठीक है, तो यहाँ पे कहाँ पे हो रही है, ये लैब में हो रही है, और इसको फिर कर देंगे, ट्रांसफर कर देंगे। ठीक है, तो इसको हम बोलते हैं इंट्रासाइटोप्लाज्मिक इंजेक्शन। ठीक है, साइटोप्लाज्म, एग के साइटोप्लाज्म में स्पर्म का इंजेक्शन दिया जाता है, उसको हम बोलते हैं इंट्रासाइटोप्लाज्मिक इंजेक्शन। ठीक है,
और यहाँ पे बेसिकली जो स्पर्म होगा वो डायरेक्टली इंजेक्ट कर दिया जाएगा ओवम में, ठीक है। तो ये मेरे पास इन विट्रो है, ठीक है। और इन विवो में आपके पास और क्या आ सकता है, गिफ्ट आ गया। इसके अलावा यहाँ पे दो टेक्निक्स आती हैं। एक आता है इंट्रा यूट्राइन इंसेमिनेशन, ठीक है, इंट्रा यूट्राइन इंसेमिनेशन, और एक आता है यहाँ पे आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन, ठीक है। अब आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन या इंट्रा यूट्राइन इंसेमिनेशन किस केस में की जाएगी, जब आपके पास जो डोनर है, ठीक है, मतलब यहाँ पे जो मेल है, ठीक है, अगर मेल पार्टनर ठीक है कैपेबल नहीं है स्पर्म प्रोडक्शन के, तो उस केस में क्या किया जाएगा, उस केस में इन दो टेक्निक्स का यूज किया जाएगा, ठीक है। फर्स्ट स्टैंड फॉर इंट्रा यूट्राइन इंसेमिनेशन, यूट्राइन इंसेमिनेशन मतलब जो स्पर्म है वो स्पर्म कहाँ पे इंजेक्ट करवाया जाएगा, यूट्रस में, इसलिए क्या बोलते हैं इसको इंट्रा यूट्राइन इंजेक्शन, ठीक है। और वहां से वो क्या करेगा, माइग्रेट होता हुआ कहाँ चला जाएगा, फैलोपियन ट्यूब में, ठीक है। मतलब यहाँ पे मान लो स्पर्म यहाँ पे इंजेक्ट करवा दिया, ठीक है, आर्टिफिशियल मेथड से डोनर से स्पर्म लिया, ठीक है। अब ये क्या करेगा, खुद माइग्रेट कर जाएगा, इसको हम बोलते हैं इंट्रा यूट्राइन ट्रांसफर। और एक है आपके पास आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन, ठीक है। तो आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन में सिंपली क्या कर रहे हैं, फीमेल के जेनिटल ट्रैक में स्पर्म को इंजेक्ट करवाया जा रहा है। अब यहाँ पे वेजाइना में भी करवा सकते हैं और किस में करवा सकते हैं, यूट्रस में भी करवा सकते हैं, ठीक है, सर्विक्स में, ठीक है, सर्विक्स के आगे वेजाइना, ठीक है, वेजाइना में भी एंटर करवाया जा सकता है और यूट्रस में भी करवाया जा सकता है, ठीक है। तो दोनों में डिफरेंस क्लियर है, ठीक है। तो ये किसके लिए है, जो इनफर्टाइल कपल्स हैं, ठीक है। ये टेक्निक्स जो आर्ट है उसका यूज कहाँ पे किया जाता है, इनफर्टाइल कपल, इन केस ऑफ इनफर्टाइल, ठीक है, उनके केस में इसका यूज किया जाता है, ठीक है। तो आई होप मैंने आपको जितना करवाया उतना आपको क्लियर हुआ होगा। अगर यहाँ पे किसी को भी किसी भी चीज में डाउट है तो मेरे से पूछ सकता है, ठीक है। तो यहाँ पे आपके पास तो डेवलपमेंटल बायोलॉजी को ऑलमोस्ट सारी खत्म होगी, ठीक है, जो मेन मेन टॉपिक्स थे, ठीक है, वो आई होप क्लियर है आपको, ठीक है। किसी को कुछ पूछना है या कुछ बोलना है तो मेरे से बोल सकते हैं। कोई डाउट है किसी को, अदरवाइज दैट्स No, ऑल फॉर, ma'am. और मैं आपको टेस्ट भेज दूँ, ठीक है। आप मेरे को एक चीज़ बताओ, मिनरल न्यूट्रिएंट है जो चैप्टर, ठीक है, उसका आप टेस्ट कर लोगे या फिर मुझे करवाना पड़ेगा फिर करोगे, मैं टेस्ट भेज दूँ, कर लेंगे मैम। ठीक है। तो आपने कर लिया है ना, मैंने कल आपको दो टॉपिक्स दिए थे ना, मिनरल न्यूट्रिएंट और एक सर्कुलेटरी और सिस्टम। एक सर्कुलेटरी सिस्टम भेज दीजिए मैम, हम कोशिश करेंगे करने